हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रोफेसर की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे द एटॉमिक हैबिट्स किताब का दूसरा पार्ट। आई होप कि पार्ट 1 आप लोगों को पसंद आया होगा और सारा कॉन्सेप्ट्स भी बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अगर आप में से कोई इस किताब का पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाके पार्ट 1 का वीडियो देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। तो अब हम पार्ट 2 में टोटल 10 चैप्टर्स और 2 नियम कवर करेंगे और इस पार्ट में इस किताब को खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं थर्ड लॉ से। तो थर्ड लॉ कहता है मेक इट इजी। इस लॉ को समझने के लिए हम 4 चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 11। दोस्तों, क्या आप एक परफेक्ट प्लान के लिए इंतजार कर रहे हैं? क्या आप हर बार सोचते हैं कि सारी चीजें मैं एक बार समझ लूं, उसके बाद मैं एक्शन लूंगा? लेकिन क्या होगा अगर आप सोचने में ही जिंदगी गुजार दी तो आज हम खोल रहे हैं ऐसी चैप्टर जो आपकी लाइफ की एक्शन बटन को दबा देगा। चैप्टर 11, वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। एक प्रोफेसर थे जेरी उल्समैन। वो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में फोटोग्राफी पढ़ाते थे। क्लास के पहले दिन ही वो क्लास को 2 हिस्सा में डिवाइड कर दिया। तो पहला ग्रुप का नाम रखा क्वांटिटी ग्रुप और दूसरा ग्रुप का नाम रखा क्वालिटी ग्रुप। तो पहला ग्रुप जो कि क्वांटिटी ग्रुप था, उनको काम दिया गया कि वो पूरे सेमेस्टर के दौरान ज्यादा से ज्यादा फोटोज क्लिक करेंगे और जिसके जितना ज्यादा फोटोज होगा उसको उतना अच्छा ग्रेड मिलेगा। और दूसरा ग्रुप जो कि क्वालिटी ग्रुप था, उनको काम दिया गया कि वो पूरे सेमेस्टर के दौरान ज्यादा फोटोज खींचने का जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक ही फोटो क्लिक करेंगे, लेकिन वो एक फोटो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। जिसका फोटो जितना ज्यादा परफेक्ट होगा उसको उतना ज्यादा ग्रेड दिया जाएगा। तो अंत में बेस्ट फोटोज किसके आए होंगे? क्वांटिटी ग्रुप के। सेमेस्टर खत्म होने के बाद सबसे अच्छे फोटोज क्वांटिटी ग्रुप के निकले। ऐसा इसलिए हुआ कि वो 100 फोटोज क्लिक करने में अपना स्किल को शार्प करता चला गया, जबकि क्वालिटी ग्रुप से परफेक्ट फोटो खींचने के बारे में सोचता रहा। क्योंकि वो लगातार प्रैक्टिस करते रहे, अपना ही मिस्टेक से सीखते रहे, इसलिए वो और परफेक्शन के करीब पहुंच गए। दूसरी तरफ क्वालिटी ग्रुप बस सोचता रहा और परफेक्शन का इंतजार करता रहा, क्योंकि रिपीटेशन ही मास्टरी का राज है। और आज हम इस राज को खोलेंगे। आपके दिमाग का सबसे बड़ा धोखा। आपका दिमाग मोशन और एक्शन में फर्क नहीं कर पाता है। मोशन मतलब प्लान करना, सोचना, स्ट्रेटेजी बनाना, और एक्शन मतलब कर डालना उस चीज को। 20 आर्टिकल आइडियाज आउटलाइन करना मोशन है, लेकिन लिखना एक्शन है। डाइट प्लान पढ़ना मोशन है, लेकिन एक्चुअली डाइट को फॉलो करना और हेल्दी खाना खाना एक एक्शन है। जिम ट्रेनर से बात करना मोशन है, लेकिन जिम में जाके एक्चुअल में एक्सरसाइज करना ये एक्शन है। डू यू नो वाई वी चूज मोशन? क्योंकि मोशन में फेलियर का डर नहीं होता है। हम मोशन में इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं बिना फेलियर के रिस्क लिए। लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लेते हैं तब तक रिजल्ट 0 है। आप परफेक्ट प्लान का इंतजार करते रहेंगे, लेकिन लाइफ में प्रोग्रेस वही लोग करते हैं जो एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। क्या आपके जिंदगी में कोई ऐसा हैबिट है जो आप करना तो चाहते हैं लेकिन शुरू नहीं कर पा रहे हैं? सोचिए और कमेंट कीजिए। थर्ड लॉ ऑफ बिहेवियर का पहला लेसन। अगर आप किसी बिहेवियर को मास्टर करना चाहते हैं तो परफेक्शन की तरफ मत जाइए। रिपीटेशन शुरू कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। हर रिपीटेशन के साथ आपके दिमाग के पर्टिकुलर न्यूरॉन्स बार बार एक्टिव होते हैं। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। और ये चीज बहुत सारे साइंटिस्ट ने प्रूव किया है, जैसे कि लंदन का टैक्सी ड्राइवर्स का हिप्पोकैम्पस नामक एक ब्रेन का हिस्सा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो रोज सेम रूट्स लेते हैं। वैसे ही म्यूजिशियंस के ब्रेन के सेरेबेलम नामक एक हिस्सा बड़ा होता है, और वैसे ही मैथमेटिशियंस का ग्रे मैटर बड़ा होता है। ये साइंस ने प्रूव किया है। लेकिन टैक्सी ड्राइविंग से रिटायरमेंट लेने की बात जब लंदन के एक टैक्सी ड्राइवर का टेस्ट किया गया, तब देखा गया कि हिप्पोकैम्पस नामक वो हिस्सा धीरे धीरे छोटा हो रहा है। ये मसल्स की तरह ही होता है, अगर जितना यूज करेंगे वो उतना बड़ा होता जाएगा, और अगर यूज करना छोड़ देंगे तो दोबारा से छोटा होता जाएगा। ऑटोमेटिसिटी से हैबिट बनाने का सफर। ऑटोमेटिसिटी मतलब जब बिना सोचे ही बिहेवियर अपने आप ही हो जाता है। हर बार आप जब एक हैबिट रिपीट करते हैं, आप ब्रेन का एक पर्टिकुलर न्यूरल सर्किट को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। स्क्रीन पर एक रेफरेंस इमेज आपको दिख रहा होगा। चलिए इस इमेज को समझते हैं। पहला है पॉइंट ए, यानी कि शुरुआत में हैबिट मुश्किल लगता है,
फिर हम पॉइंट बी तक पहुंचते हैं, थोड़ा इजी होता है। और आखिर में पॉइंट सी, जब हैबिट ऑटोमेटिक बन चुका है। इस लाइन को कहते हैं द हैबिट लाइन। तो कितने दिन लगेंगे एक हैबिट बनने में? गलत सवाल। कितने दिन लगेंगे? सही सवाल होगा कितना बार रिपीट करना पड़ेगा। रिपीटेशन का पावर यह है कि पहले आप हैबिट बनाते हैं और उसके बाद हैबिट आपको बनाता है। आप किसी भी नए हैबिट को 21 दिन, 30 दिन, 300 दिन तक करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है फ्रीक्वेंसी से, यानी कि क्या आप उस चीज को हर घंटे रिपीट कर रहे हैं, हर दिन रिपीट कर रहे हैं, हर हफ्ते रिपीट कर रहे हैं या हर महीने में एक बार रिपीट कर रहे हैं। इस फ्रीक्वेंसी से फर्क पड़ता है। जो बिहेवियर जितना फ्रीक्वेंटली प्ले किया जाएगा वो उतना ही जल्दी हैबिट बन जाएगा। हर सक्सेसफुल हैबिट के पीछे होता है एक ही फॉर्मूला, एनफ रिपीटेशंस। तो अब रिपीटेशन से आपका ब्रेन चेंज होता है, एक्शन से सफलता मिलता है, लेकिन मोशन हमें रोक सकता है, लेकिन आपका एक्शन आपको आगे बढ़ाएगा। तो थर्ड लॉ का शुरुआत है मेक इट इजी। अब हम आगे की चैप्टर्स में और ज्यादा डीप में जाएंगे। अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं बस प्लानिंग में ही बिजी हूं या मैं सच में कोई एक्शन ले रहा हूं? क्योंकि दोस्तों फेलियर से मत डरिए, क्योंकि हर फेलियर आपको ऑटोमेटिसिटी का एक स्टेप और आगे ले जाता है। छोटा कदम सही हो सकता है, लेकिन पीछे कदम लेना कभी भी ऑप्शन नहीं होता है। तो बस याद रखिए, वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान असलियत में कितना आलसी होता है? हाँ, हम सबके दिमाग में एक नेचुरल प्रोग्रामिंग होता है, काम को जितना हो सके आसान बनाना, और यही चीज शायद इंसान को बाकी जानवर से अलग भी बनाता है। और इसी फिलोसफी के अंडर है हमारा ये चैप्टर 12, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, यानी कि काम को जितना हो सके आसान बनाना, यानी कि सबसे आसान रास्ते की तलाश। एक अवार्ड विनिंग किताब है, गन्स, जम्प्स एंड स्टील, जिसमें जर्ड डायमंड ने उस किताब में बताया है कि दुनिया की कॉन्टिनेंट्स का शेप कैसे इंसानी बिहेवियर को इफेक्ट करता है। आपके स्क्रीन में एक पिक्चर दिख रहा होगा। यूरोप और एशिया का लैंड मास ईस्ट वेस्ट होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल। अमेरिका और अफ्रीका का लैंड मास नॉर्थ साउथ होता है, यानी कि वर्टिकल। तो दिए गए पिक्चर को देखने से आपको कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। दुनिया के ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में क्लाइमेट लगभग सिमिलर होता है, इसलिए क्रॉप्स इजीली स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि सिमिलर क्लाइमेट में एक ही फसल अलग अलग जगह उग सकता है आसानी से। और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्लाइमेट अलग अलग होता है, तो क्रॉप्स इजीली स्प्रेड नहीं हो पाता है। अलग अलग जगह में अलग अलग क्रॉप्स चाहिए होता है। ये छोटी सी डिफरेंस फार्मिंग की स्पीड को 2x बढ़ा दिया है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि यूरोप और एशिया में। एग्रीकल्चर एशिया और यूरोप में 2 से 3 गुना ज्यादा तेजी से फैला, पॉपुलेशन बढ़ा, आर्मीज मजबूत हुआ और टेक आगे बढ़ी। यानी कि एनवायरनमेंट का फ्रिक्शन हैबिट को कंट्रोल करता है, यानी कि जहां फ्रिक्शन कम था विकास ज्यादा था, बिकॉज द ब्रेन ऑलवेज चूज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। दोस्तों, हम सोचते हैं कि मोटिवेशन ही सब कुछ होता है, लेकिन असली मोटिवेशन होता है लेजीनेस। जो काम आसान है वही हम नेचुरली करते हैं। यही है द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। जहां 2 ऑप्शन हो हम उसी को चूज करते हैं जो सबसे कम मेहनत मांगता है। फिजिक्स में इसे कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। 1970s में जापानीज इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज ने एक रिवोल्यूशन ला दिया, वर्क प्लेस को रीडिजाइन करके। फैक्ट्रीज में हर प्रोसेस को उन्होंने ऑप्टिमाइज किया, टूल्स को ऐसे सेट किया कि वर्कर्स को ज्यादा झुकना ना पड़े। असेंबली लाइन से सारे वेस्ट को हटा दिया ताकि मोशन को कम किया जाए। रिजल्ट के तौर पे जापानीज टीवी अमेरिकन टीवी से 3 गुना जल्दी बनने लगे। ये है एडिशन बाय सब्सट्रैक्शन, यानी कि कुछ चीजें हटा देने से स्पीड और परफेक्शन ऐड होता है। सोचिए, मील डिलीवरी आपके ग्रोसरी शॉपिंग के फ्रिक्शन को कम करता है। डेटिंग एप्स ऑकवर्डनेस इंट्रोडक्शन की फ्रिक्शन को कम करता है। राइड शेयरिंग टैक्सी ढूंढने की फ्रिक्शन को कम करता है। वॉइस कमांड फोन खोल के प्लेलिस्ट ढूंढने की जो फ्रिक्शन है उसको कम करता है। कंपनीज वही सक्सेसफुल है जो हर स्टेप को सिंप्लीफाई करती है। इवन ब्रिटिश गवर्नमेंट जब टैक्स फॉर्म का डायरेक्ट लिंक दिया तब कंप्लायंस 19.2% से बढ़कर 23.4% बन गया। एक आईटी डेवलपर ऑसवाल्ड निकोलस एक ट्रिक का यूज करता है, रीसेटिंग द रूम। उन्होंने आदत बनाया टीवी देखने के बाद रिमोट को सही जगह पर रखना।
पिलोज ठीक करना, डेली घर की गंदगी को साफ करना, शावर से पहले टॉयलेट को साफ करना। पर्पस, अगली बार काम और भी आसान हो। और यही है असली लेजीनेस। अच्छी आदतों को कैसे आसान बनाएं। कुछ सिंपल से हैक्स है, जैसे अगर आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट चाहिए तो रात को ही सलाद और प्लेट्स सेट करके रख दीजिए। अगर आपको वर्कआउट चाहिए डेली तो क्लोथ्स और बॉटल रेडी करके रख दीजिए। अगर डेली ड्राइंग का मूड नहीं बन रहा है तो पेन्स, नोटबुक्स टेबल पर रख दीजिए। अगर डेली हेल्दी फूड चाहिए यानी कि वेजिटेबल्स तो वीकेंड में चॉप करके फ्रिज में सेट करके रख दीजिए। यही है मेक गुड हैबिट्स फ्रिक्शनलेस। अब हाउ टू मेक बैड हैबिट्स हार्ड। अगर आप टीवी ज्यादा देखते हैं तो हर बार देखने के बाद टीवी को अनप्लग करके रखिए। रिमोट से बैटरी को निकाल के अलग रख दीजिए, आपका 10 सेकेंड डिले हो जाएगा। टीवी को क्लोजेट के अंदर बंद करके रख दीजिए और 10 सेकेंड डिले हो जाएगा। फोन को ज्यादा यूज करते हैं तो फोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए। सुबह के 3 से 4 घंटे आपको डिस्ट्रक्शन लेस टाइम मिल जाएगा। किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को अपने फोन को दे सकते हैं कुछ घंटों के लिए, आपका फ्रिक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा। सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हैं तो पहले एप्स डिलीट कर दीजिए और लॉगिन करने के लिए एक स्टेप और ऐड कीजिए। थोड़ी सी रुकावट बड़ा बदलाव ला सकता है। बस अपने बैड हैबिट्स में फ्रिक्शन ऐड कीजिए। थोड़ा सा फ्रिक्शन इज इक्वल टू बड़ा कंट्रोल। अपनी दुनिया को खुद डिजाइन कीजिए। सोचिए अगर आपका दुनिया इस तरह से डिजाइन हो जाए कि जहां अच्छी हैबिट्स आसान हो जाए और बुरे हैबिट्स करना मुश्किल बन जाए तो जीत आपकी पक्की होगी। बस यही सवाल हर इंसान, पेरेंट या कोच को पूछना चाहिए कि कैसे ऐसे दुनिया का डिजाइन करें जहां सभी काम करना आसान हो। अपने लाइफ को ऐसे सेट कीजिए जो काम सबसे इंपॉर्टेंट है वही काम करना सबसे आसान बन जाए। और याद रखिए, जिंदगी एक रेस नहीं, एक स्मार्ट सेटअप है। तो चलिए फ्रिक्शन हटाइए और फ्यूचर को सेट कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस बीमारी के बारे में जो हर किसी के अंदर छुपा है, जिसका नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ, इसके बारे में काफी किताबें पब्लिश हो चुका है और काफी सारे यूट्यूब वीडियोस भी बन चुका है, क्योंकि ये एक जेन्युइन समस्या है। और मुझे लगता है कि एटॉमिक हैबिट्स इससे डील करने का सही तरीका सिखाता है और इसका इलाज छुपा है सिर्फ 2 मिनट के अंदर। हाँ, एक 2 मिनट रूल के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि आज हम 3rd लॉ के अंतर्गत इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या 2 मिनट? हाँ जी, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई टाइम पास नहीं है, ये है चैप्टर 13, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन बाय यूजिंग 2 मिनट रूल। सबसे पहले हम एक कहानी से शुरुआत करेंगे। ट्वाइला थर्प एक लेजेंडरी डांसर हर सुबह 5:30 बजे उठती है, वर्कआउट के कपड़े पहनती है और फिर टैक्सी लेती है जिम जाने के लिए। लेकिन वो बताती है कि उसका रिचुअल वो जिम जाना नहीं है, उसका रिचुअल है टैक्सी लेना। आइए जानते हैं कैसे। क्योंकि वो जैसे ही टैक्सी ड्राइवर को जिम का एड्रेस बताती है वो डिसीजन ले चुकी होती है। अब पीछे हटने का कोई सेकेंड थॉट नहीं होता है। एक छोटी सी एक्शन लेकिन वही उसकी आदत बनाती है। यही है पहला स्टेप और इसी से शुरू होती है जीत। रिसर्चर्स कहते हैं हमारे 40 से 50% एक्शंस हैबिट से ही होती है। ये सिर्फ सेकेंड्स में हो सकती है लेकिन घंटों तक असर करता है। एक बार किसी काम में घुस जाए तो निकलना मुश्किल होता है। टीवी, आईपीएल का मैच, इंस्टाग्राम का रील्स, सोशल मीडिया, मूवीज, ऐसे कई एग्जाम्पल हो सकता है। क्योंकि हर हैबिट एक एंट्री रैंप होता है हाईवे पे। एक बार घुसने की बाद तो स्पीड बढ़ती ही जाती है। हर दिन ऐसे ही कुछ छोटे मोमेंट्स होते हैं जो हमारे फ्यूचर को डिसाइड कर देता है। इन्हें हम कहते हैं डिसिसिव मोमेंट्स। वर्कआउट के लिए कपड़े पहनना या सोफे पर गिर जाना, होमवर्क खोलना या वीडियो गेम कंट्रोलर या मोबाइल फोन, घर में खाना बनाना या बाहर से खाना मंगवाना। हर एक मोमेंट एक फोर्क इन द रोड है और जो पाथ आप चुनते हैं वही आपका अगला 1 से 2 घंटा डिसाइड करता है। इसीलिए हैबिट एक एंट्री पॉइंट है, यह कोई डेस्टिनेशन नहीं है। कभी कभी हम छोटे शुरुआत नहीं करते हैं क्योंकि हम बड़े ड्रीम्स देखते हैं और वही हम गलती करते हैं। क्योंकि अगर कुछ बड़ा करना हो तो बड़ा शुरुआत होना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट छोटी से छोटी एक्शन से बड़ा काम का शुरुआत किया जा सकता है। इसीलिए आता है द 2 मिनट रूल। आइए इस रूल को बढ़िया से समझते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर सके। जब भी कोई नई हैबिट शुरू करना हो तो वो 2 मिनट का ही होना चाहिए।
एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपको सोने से पहले किताब पढ़ना है, ऐसा हैबिट बिल्ड करना है। तो शुरुआत कीजिए सोने से पहले बस एक पेज पढ़ना। अगर आपको डेली वर्कआउट का हैबिट डालना है तो सिर्फ जूता पहनिए। अगर आपको डेली मेडिटेशन का हैबिट डालना है तो सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। ये गेटवे हैबिट है। शुरू करिए और फिर आगे बढ़िए। चैलेंज नहीं, एक रिचुअल की तरह लीजिए। बात यह नहीं है कि आप सिर्फ 2 मिनट के लिए काम कर रहे हो। बात यह है कि आप अपने आप को ये शो कर रहे हो कि आप वो काम कर रहे हो, और इसी से सारा मैजिक है। 2 मिनट के बाद दिमाग खुद बोलता है कि अब तो शुरू कर लिए हैं, अब आगे भी कर लेते हैं। क्योंकि हैबिट तभी इंप्रूव होता है जब वो पहले से एस्टैब्लिश होता है। सोचिए, एक मैराथन भागना बहुत मुश्किल है, 5 किलोमीटर दौड़ना भी बहुत हार्ड है, 10,000 स्टेप्स चलना भी मुश्किल लग सकता है, लेकिन सिर्फ जूते पहनना बहुत आसान। आपका गोल चाहे जितना भी बड़ा हो, उसका गेटवे ऑफ द हैबिट सिर्फ 2 मिनट का किया जा सकता है। और जब आप डेली 2 मिनट के लिए जिम जाते हैं, आप कोई बॉडी बिल्डर नहीं बन रहे हैं, आप एक डिसिप्लिन्ड इंसान बन रहे हैं। हर दिन आप अपने आइडेंटिटी के लिए वोट डाल रहे हैं। परफेक्शन छोड़िए, सिर्फ शो अप का स्किल मास्टर कीजिए, फिर इंप्रूव कीजिए। एक पुशअप से शुरुआत कीजिए, 1 मिनट का गिटार बजाने से शुरुआत कीजिए, एक पेज पढ़ने से शुरुआत कीजिए, क्योंकि कुछ भी बेटर देन नथिंग। यहाँ ऑथर कहते हैं कि मेरा एक रीडर ने सिर्फ इस रूल से 45 केजी वजन कम किया। वो हर दिन जिम जाता, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। कुछ हफ्ते बाद उसने सोचा कि मैं रोज आ तो रहा हूँ यहीं, तो मैं कुछ देर और कर लेता हूँ, और बस ये बढ़ता ही चला गया। कुछ सालों बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका था। गर्ग मेकाओ ने जर्नलिंग की हैबिट शुरू की, लेकिन कभी भी उतना नहीं लिखा जितना मन करे। हमेशा उस पॉइंट से पहले रुक गया जहां पर वो काम जैसा लगने लगा, या फिर बोल सकते हैं कि जहां ऐसा लगे कि कुछ करना पड़ रहा है, और फिर धीरे धीरे उसका हैबिट बन गया। कुछ लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एक मेंटल ट्रिक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे 2 मिनट के बाद भी करना है, तो इससे फायदा क्या। तो एक काम कीजिए, सिर्फ 2 मिनट कीजिए और फिर रुक जाइए। सिर्फ 2 मिनट के लिए रनिंग कीजिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए पढ़िए, सिर्फ 2 मिनट के लिए मेडिटेशन कीजिए। पहले आदत लगाइए और फिर ड्यूरेशन बढ़ाइए। जैसे जैसे 2 मिनट का रूल सेट होने लगे, उसके बाद हैबिट शेपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले सुबह उठ करके रोज जूते पहनने की आदत डालिए, उसके बाद रोज 10 मिनट वॉकिंग का आदत डालिए, उसके बाद 5 किलोमीटर रनिंग का आदत शुरू कीजिए। धीरे धीरे स्टेप बढ़ाइए, लेकिन पहला स्टेप कभी भी मिस मत कीजिए। चाहे आपका गोल हो हेल्दी लाइफ, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप या क्रिएटिव मास्टरी, उसका पहला स्टेप सिर्फ 2 मिनट का हो सकता है। तो दोस्तों, अगले बार जब मोटिवेशन ना हो तो सिर्फ 2 मिनट दीजिए और अपना आइडेंटिटी चेंज करते चलिए। बिकॉज सक्सेस डजंट स्टार्ट विथ ए माउंटेन, इट स्टार्ट विथ ए स्टेप। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर आपके अच्छे हैबिट्स ऑटोमेटिक बन जाए और बुरे हैबिट्स इम्पॉसिबल बन जाए तो जिंदगी कैसी होगी? तो आइए आज के चैप्टर 14 में हम इसी सीक्रेट को अनलॉक करेंगे। हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल। और कहानी की शुरुआत होती है एक लेजेंडरी राइटर की स्ट्रगल से। सन 1830 का समय था और विक्टर हुगो नामक एक लेजेंडरी राइटर एक इम्पॉसिबल सा डेडलाइन से जूझ रहे थे। वो अपने पब्लिशर को बुक लिखने का कमेंट पहले ही कर चुके थे और फिर पूरा साल उन्होंने प्रोक्रेस्टिनेशन से गुजार दिए, यानी कि सिर्फ सोचता रहा और पूरा साल गवा दिया बाकी चीजों में। पब्लिशर ने थक हार कर आखिर में डेडलाइन दिया 6 महीने का। देन हुगो ने क्या किए? हुगो ने अपने सारे कपड़े कबर्ड में लॉक करवा दिए और अपने पास सिर्फ एक शॉल रखे। तो अब वो शॉल पहन के बाहर तो नहीं जा सकते थे, तो घर पर बैठ के सिर्फ लिखना ही वन एंड ओनली वे था उनके लिए। रिजल्ट, द हंचबैक ऑफ नोट्रे डेम नामक किताब समय से 2 हफ्ते पहले ही पब्लिश हो जाती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी कभी अच्छे हैबिट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि बुरा हैबिट तोड़ना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके लिए चाहिए कमिटमेंट डिवाइस। कमिटमेंट डिवाइसेस जो आपके फ्यूचर बिहेवियर को लॉक कर देता है। कमिटमेंट डिवाइस मतलब आज एक डिसीजन लेना जो
कल के बिहेवियर को कंट्रोल करे और लॉक करे। जैसे कुछ आसान से एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। कसिनोस की बैंड लिस्ट में अपना नाम डलवा देने से या फिर मोबाइल से सारे गैम्बलिंग ऐप्स डिलीट कर देने से आपको गैम्बलिंग की आदत से छुटकारा मिल सकता है। जिम का फीस पहले ही पे कर देने से आपका रोज जिम जाना कंफर्म हो जाएगा। एक आदमी अपने घर के वाईफाई राउटर को एक आउटलेट टाइमर से जोड़ दिया और उसमें सेट किया कि रात 10 बजते ही वाईफाई राउटर अपने आप बंद हो जाएगा, जिससे उसकी पूरी फैमिली को पता चल जाता था कि अब सोने का वक्त हो चुका है। वैसे चीजें सेट कीजिए जो कैंसिल करना मुश्किल हो। ये सब आपको टेम्पटेशन से बचाता है और अच्छे हैबिट को मजबूरी बना देता है। जैसे विक्टर हुगो ने कपड़े छुपाए, वैसे आप भी अपने डिस्ट्रैक्शंस को लॉक कर सकते हैं। आपके प्रेजेंट का स्मार्ट डिसीजन आपके फ्यूचर की लेजी वर्जन को ट्रैप करेगा। जॉन हेनरी पीटरसन एक बिजनेसमैन जिनका स्टोर लॉस में चल रहा था, उसने पाया कि उसके एम्प्लॉइज ही अपने दुकान में चोरी कर रहा है। मिड 1800 में ये सारे स्टोर के लिए एक कॉमन प्रॉब्लम था, तो एम्प्लॉइज को चेंज करना कोई सॉल्यूशन तो नहीं था क्योंकि नए एम्प्लॉइज भी वही करते। तो सॉल्यूशन, उन्होंने एक नए इन्वेंशन का इस्तेमाल किया जो कि है कैश रजिस्टर मशीन, जिसमें हर ट्रांजैक्शन के बाद कैश और रिसीप्ट्स अंदर ही लॉक हो जाता था। बस चोरी बंद और प्रॉफिट शुरू। उसने लॉस में जा रहा स्टोर को 6 महीने के अंदर अंदर प्रॉफिट में बदला और $5000 की प्रॉफिट किया, जो कि आज के हिसाब से $1,00,000 से भी ज्यादा होता है। यह था एक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑटोमेशन का। अच्छे बिहेवियर को डिफॉल्ट बना दीजिए। एक बार कुछ अच्छे डिसीजंस ले लीजिए, फिर बार बार उसके लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, एक बार के लिए अच्छा वाटर फिल्टर लेना, मतलब कि हमेशा के लिए अच्छा और साफ सुथरा पानी पीना। एक बार विंडोज पर ब्लैकआउट कर्टन लगाना, मतलब कि हमेशा के लिए अच्छी नींद की गारंटी। एक बार स्टैंडिंग डेस्क लेना, मतलब कि हमेशा के लिए बेटर पोस्चर। एक बार ऑटोमेटिक सेविंग में एनरोल करना, मतलब कि हमेशा के लिए बचत विदाउट सोच विचार। खाने के लिए छोटी प्लेट का इस्तेमाल, हमेशा के लिए ओवरवेट से मुक्ति। अच्छे मैट्रेस लीजिए, टीवी को बेडरूम से हटा दीजिए, तो आपका स्लीपिंग हमेशा के लिए बेटर हो जाएगा। अनवांटेड एप्स को डिलीट कर देने से आपकी प्रोडक्टिविटी हमेशा के लिए बढ़ जाएगा। ये डिसीजंस एक बार के हैं, लेकिन सदा के लिए काम करता है। ये छोटी छोटी चीजें हैबिट्स को आसान बनाता है। पहले स्टैंडर्डाइज कीजिए और फिर ऑप्टिमाइज कीजिए। वैसे टेक्नोलॉजी भी आपकी हैबिट को आसान बना सकता है। जैसे हेल्दी मील डिलीवरी का सब्सक्रिप्शन लेने से हमेशा के लिए आपका हेल्दी ईटिंग आसान हो जाता है। ये उनके लिए है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। वेबसाइट ब्लॉकर की मदद से अनवांटेड वेबसाइट ब्लॉक करने से और आपके मोबाइल में से अनवांटेड एप्स डिलीट करने से हमेशा के लिए आपकी फोकस मोड ऑन हो जाता है। और यही टेक्नोलॉजी आपको बिंज वॉचिंग और डिस्ट्रैक्शन में लेके जा सकता है। जैसे नेटफ्लिक्स आपको ऑटो पे कराता है, आपका फोन हमेशा आपके हाथ में रहता है। जब कोई काम करना आसान हो जाता है तब वो हैबिट में तब्दील हो जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। लेखक ने अपने सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन से दूर हटने के लिए कुछ अमेजिंग सा प्लान किया। उनके सेक्रेटरी का काम था कि हर मंडे वो ऑथर की हर सोशल मीडिया की अकाउंट्स की पासवर्ड चेंज कर दे, और जैसे ही फ्राइडे आता तो सेक्रेटरी उनको नए पासवर्ड्स दे देते। इससे वो पूरे हफ्ते डिस्ट्रैक्शन फ्री काम करते और वीकेंड में अपने सोशल मीडिया एंजॉय करते। रिजल्ट इससे पता चलता है कि सोशल मीडिया हमारी डेली की जरूरत नहीं थी, वो सिर्फ हैबिट थी, रियल नीड नहीं। जब उसने मेंटल कैंडी हटा दिया तो रियल काम करना आसान बन गया। आप भी चाहते हैं डिसिप्लिन, तो विल पावर पे भरोसा मत कीजिए। अपने लिए सिस्टम बिल्ड कीजिए, कमिटमेंट डिवाइसेस क्रिएट कीजिए, अच्छे हैबिट्स को ऑटोमेट कीजिए और अपने एनवायरनमेंट को रीडिजाइन कीजिए जहां अच्छे हैबिट्स गारंटेड बन जाए। दोस्तों, हमने इस किताब के पहले 3 नियमों को समझा है। इसे स्पष्ट बनाओ, इसे आसान बनाओ और इसे आकर्षक बनाओ। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके दिमाग को सिर्फ यही 3 चीजें चाहिए? नहीं, आपको एक और नियम के बारे में भी जानना पड़ेगा, और वो होगा आपकी लाइफ परिवर्तन का 4th पिलर। वो 4th नियम है मेक इट सेटिस्फाइंग, यानी कि इसे संतोषजनक बनाओ। अब इस लॉ को समझने के लिए 3 चैप्टर्स दिया गया है इस किताब में।
तो हम शुरुआत करेंगे चैप्टर 15 से। दोस्तों, ऐसा एक चीज है जिसका परिवर्तन करने से आपकी आदतें बदल सकता है, और वो चीज हमारे अंदर ही होती है, हमसे जुड़ा हुआ बिहेवियर। यह है चैप्टर 15, द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज, यानी कि व्यवहार परिवर्तन का मूल मंत्र। चलिए शुरू करते हैं कराची की धूल भरी गलियों से, जहां एक असली जिंदगी की केस स्टडी ने इस मूल मंत्र का राज खोला। बात है 1990 के अंत के। स्टीफन लुबी नामक एक पब्लिक हेल्थ वर्कर ओमाहा निब्रास्का से इस्तांबुल होते हुए कराची पाकिस्तान पहुंचा। कराची दुनिया में सबसे ज्यादा घनी आबादी वाली शहरों में से एक। 90 लाख से ज्यादा लोग वहां रहते थे, और उनमें से भी 60% झोपड़पट्टियों में। गंदगी का आलम ऐसा था कि ना कोई कचरा निकालने के सिस्टम, ना बिजली, ना साफ पानी, और वहां चारों तरफ बीमारियां आम थी। लूबी और उनके टीम ने एक सीधा सॉल्यूशन देखा, हाथ धोना। ये एक सिंपल आदत थी जो हजारों लोगों की जीवन बचा सकती थी। लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी, लोग जानते थे कि हाथ धोना इंपॉर्टेंट है, उन्हें ज्ञान था, लेकिन फिर भी उनकी आदतों में कंसिस्टेंसी नहीं था। कुछ लोग जल्दी से जल्दी पानी के नीचे अपना हाथ कर लेते, कुछ सिर्फ एक हाथ धोते, कोई तो खाना बनाने से पहले भी हाथ धोना भूल जाते। आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि जब लोग जानते हैं कि ये जरूरी है तो करते क्यों नहीं? क्या ज्ञान काफी नहीं है? क्या मिसिंग लिंक था जो लोगों को अच्छी आदत अपनाने से रोक रहा था? लूबी ने एक बात समझी, प्रॉब्लम ज्ञान की नहीं थी, प्रॉब्लम थी संतोष की। उन्होंने साबुन बनाने वाली कंपनियों के साथ हाथ मिला करके फ्री में सेफगार्ड साबुन सप्लाई किया। ये कोई मामूली साबुन नहीं था, ये प्रीमियम था। इसमें से ज्यादा झाग निकलता था, खुशबू बहुत अच्छी थी। अचानक से हाथ धोना बहुत ज्यादा मजेदार बन गया, और फिर कुछ ही महीनों में कराची के बच्चों की सेहत में रिवॉल्यूशन आ गया। और फिर कुछ ही महीनों में कराची की बच्चों की सेहत में रिवॉल्यूशन आ गया। डायरिया 52% कम, फुमेनिया 48% कम। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 6 साल बाद जब रिसर्चर्स उस जगह पर वापस गए, उन्होंने देखा कि 95% लोगों के घर में अब भी हाथ धोने के लिए साबुन और पानी मौजूद है। लोगों ने अपनी आदत बनाए रखी, जबकि उन्हें पिछले 5 सालों से कोई फ्री का साबुन नहीं मिल रहा था। फ्री में तो सिर्फ 1 ही साल दिया गया था। अब सवाल यह है कि क्या हुआ जो ये आदत बन गई? जवाब है सेटिस्फेक्शन। तो क्या यही है वो मूल मंत्र, सिर्फ संतोष मिलना? लेकिन हमारे दिमाग में ये संतोष कैसे काम करता है? क्या हर तरह का संतोष एक जैसा होता है, या फिर कुछ अलग तरीके का संतोष होता है जो असली खेल बदलता है? द पावर ऑफ इमीडिएट सेटिस्फेक्शन। दोस्तों, वो मैजिक इंग्रेडिएंट जो कराची में काम कर गया, वही है इस किताब का चौथा और अंतिम नियम, मेक इट सेटिस्फाइंग। हर व्यवहार के पीछे एक अदृश्य शक्ति होता है जिससे वो दोहराया जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि वो शक्ति क्या है और कैसे वो आपकी हर आदत को चला रहा है? यानी अगर कोई काम आपको अच्छा लगता है तो आपका दिमाग आपको कहता है कि ये अच्छा है, इसको दोबारा करो। साबुन का अच्छा स्मेल, लेदर का फील, ये छोटी छोटी चीजें प्लेजर का सिग्नल देती है दिमाग को, और वही बन जाता है एक हैबिट का रिवार्ड। सोचिए, हम उस चीज को दोबारा करते हैं जो हमें संतोष देती है। यही है वो मूल मंत्र। व्हाट इज इमीडिएटली रिवार्डेड इज रिपीटेड, व्हाट इज इमीडिएटली पनिश्ड इज अवॉइडेड। जैसे च्युइंग गम का केस ले लो। सन 1800 से बेचा जा रहा था च्युइंग गम, लेकिन जब तक रिंगली ने 1891 में इसमें कोई फ्लेवर ऐड नहीं किया, जैसे कि सुपरमिंट, जूसी फ्रूट, तब तक वो सिर्फ एक च्युई सब्सटेंस था। फ्लेवर ने गम को बनाया फन, और जब रिंगली ने लोगों को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बताया कि रिफ्रेश योर टेस्ट, तब लोगों ने उसको अपना डेली हैबिट बना लिया। सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस इक्वल टू रिपीटेड बिहेवियर। तो फिर कंजम्पशन आसमान छू दिया। च्युइंग गम ने तुरंत टेस्टी फ्लेवर और रिफ्रेशिंग माउथ की फीलिंग दी। या फिर आप टूथपेस्ट ले लीजिए, मिंट और सिनेमन का फ्लेवर उसमें इफेक्टिवनेस तो नहीं बढ़ाता है, लेकिन क्लीन माउथ का फील देते हैं। मेरी पत्नी ने एक टूथपेस्ट इसलिए छोड़ दी क्योंकि उसको उसका आफ्टर टेस्ट नहीं पसंद था। उसने स्ट्रॉन्गर मिंट फ्लेवर चुना क्योंकि वो ज्यादा सेटिस्फाइंग था।
ये छोटे छोटे इमीडिएट रीइंफोर्समेंट्स दिमाग को सिग्नल देती है, ये अच्छा लगा, दोबारा करो। अगर कोई एक्सपीरियंस संतोषजनक नहीं रहा तो उसे दोबारा दोहराने का कोई रीजन ही नहीं। ठीक है, तुरंत संतोष चाहिए, लेकिन यहाँ एक समस्या है। हमारा दिमाग तो तुरंत इनाम चाहता है, लेकिन मॉडर्न दुनिया में बड़े गोल्स के इनाम बहुत देर से आते हैं। क्या हमारा दिमाग इस पुरानी वायरिंग से इस मॉडर्न दुनिया में टिक पाएगा, या ये एक फंडामेंटल फ्लॉ है? द ग्रेट मिसमैच। दोस्तों, यही है असली खेल की वजह। हमारा दिमाग जिसके साथ आज हम चल रहे हैं वो करीब 2 लाख साल पुराना हार्डवेयर है। ये दिमाग इमीडिएट रिटर्न एनवायरनमेंट के लिए ही इवॉल्व हुआ था। सोचो, एक शेर को अफ्रीका की मैदान में उसका हर फैसला तुरंत असर करता है। अभी क्या खाए, कहाँ सोए, शिकारी से कैसे बचे, उसका दिमाग तुरंत इनाम की तलाश में रहता था, क्योंकि फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं था। उस समय इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जरूरी था। लेकिन आज हम डिलेड रिटर्न एनवायरनमेंट में रहते हैं। आप आज कुछ अच्छा काम करते हैं, आपको रिटर्न 2 हफ्ते बाद मिलेगा। आज एक्सरसाइज करते हैं, पतले अगले साल होंगे। पैसे बचाते हैं, रिटायरमेंट मिलेगा 10 को बाद। हमारा दिमाग जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को प्रायोरिटी देता है, इस नए सेटअप के लिए बना ही नहीं है। ये एक टाइम इनकॉन्सिस्टेंसी है। आपकी प्रेफरेंस वक्त के साथ बदलती है। तो क्या इसका मतलब है कि हम इस इवोल्यूशनरी फ्लॉ से नहीं लड़ सकते? हम जानते हैं कि स्मोकिंग से कैंसर होगा, ओवर ईटिंग से ओबिसिटी, फिर भी हम वो बुरी आदतें क्यों करते हैं? क्या है वो हिडन रीजन? क्योंकि मेरे दोस्तों, बुरी आदतों का परिणाम देर से मिलती है और इनाम तुरंत। स्मोकिंग से स्ट्रेस अभी कम होता है, लेकिन कैंसर 10 साल बाद पता चलता है। ओवर ईटिंग अभी स्वादिष्ट लगता है, लेकिन नुकसान बाद में। अच्छी आदतों का कॉस्ट प्रेजेंट में है और फायदा फ्यूचर में, और दूसरी तरफ बुरी आदतों का फायदा प्रेजेंट में है और कॉस्ट फ्यूचर में। ये वो फंडामेंटल मिसमैच है जो हमें अक्सर हमारे लॉन्ग टर्म गोल से दूर ले जाता है। जब डिसीजन का पल आता है तो प्रेजेंट यू जीत जाता है, जो सिर्फ तुरंत खुशी चाहता है। तो क्या हम हमेशा इस इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की जाल में फंसे रहेंगे, या फिर इसका भी कोई स्मार्ट सोल्यूशन है जिससे हम इस कमजोरी को अपना ताकत बना सके और अपने एंशिएंट ब्रेन को हैक कर सके? सोचिए, एक आदमी जिम जाता है और घर वापस आकर के अपने वॉल कैलेंडर पर एक बड़ा रेड क्रॉस लगाता है। हर दिन एक क्रॉस, एक विजुअल प्रूफ कि वो जीत रहा है। दिमाग के लिए ये स्मॉल सेलिब्रेशन है, एक सिग्नल, गुड जॉब सोल्जर। एक और दिन, एक और क्रॉस, तू प्रोग्रेस कर रहा है। अब बात करते हैं उन आदतों की जो आप छोड़ना चाहते हैं। शॉपिंग से बचना, जंक फूड अवॉइड करना, अल्कोहल ना लेना। यहाँ दिक्कत यह है कि जब आप ये सब नहीं करते हैं तब कुछ होता ही नहीं। ना कोई सेलिब्रेशन, ना कोई रिवार्ड, बस खुद को रोकना, और दिमाग को ये पसंद नहीं। हम इस इमीडिएट सेटिस्फेक्शन की कमजोरी को अपने सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं। हाँ, डिलेड ग्रेटिफिकेशन को भी ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन इंसानी फितरत के खिलाफ नहीं, उसके साथ काम करके। अगर अच्छी आदतों का खुशी देर से मिलता है तो उसमें तुरंत इनाम कैसे लाए, और बुरी आदतों को तुरंत पेनफुल कैसे बनाए? असली सॉल्यूशन है कि अच्छी आदतों में थोड़ा सा तुरंत इनाम जोड़ दीजिए और बुरी आदतों में थोड़ा सा तुरंत दर्द, जैसे नो एक्स्ट्रा परचेसेस या नो अल्कोहल दिस मंथ। इनमें कुछ होता ही नहीं है। जब आप टेम्पटेशन रेजिस्ट करते हैं, कोई एक्शन नहीं तो कोई संतोष नहीं। अवॉइडेंस को विजिबल बनाओ और उसे तुरंत संतोष जोड़ो। एक सेविंग अकाउंट बनाइए और उसमें लेबल लगाइए यूरोप का ट्रिप या फिर नया घर। जब भी आप कोई फिजूल खर्च टालेंगे तब उस बचा हुआ रकम को उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। रेस्टोरेंट में ना जाकर घर में खाना खा लिया, 500 रुपए ट्रांसफर। नेटफ्लिक्स का 1 महीना छोड़ दिया, 500 रुपए ट्रांसफर। ये आपका अपना लॉयल्टी प्रोग्राम है। पैसा सेव होते दिखने का तुरंत संतोष कुछ ना होने से कहीं बेहतर है। आप तो कुछ ना करने को भी सेटिस्फाइंग बना रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे, रिवार्ड आपकी आइडेंटिटी से अलाइन होना चाहिए। अगर एक्सरसाइज के बाद आइसक्रीम खाएंगे तो कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज जाएगा। एक्सरसाइज के बाद एक मसाज लीजिए या एक हेल्दी स्मूथी पीजिए,
ये आपकी हेल्दी पर्सन की आइडेंटिटी को मजबूत करेगा। इंसेंटिव कैन स्टार्ट ए हैबिट बट आइडेंटिटी सस्टेन्स ए हैबिट। धीरे धीरे जब आपकी हैबिट से आपकी मूड बेटर होने लगे, एनर्जी बढ़ने लगे, स्ट्रेस कम हो, तो आपको एक्सटर्नल रिवार्ड की जरूरत कम पड़ती है। तब हैबिट का रिवार्ड खुद आइडेंटिटी बन जाती है। मैं ये करता हूँ क्योंकि मैं ऐसा हूँ। हैबिट तब तक मुश्किल लगता है जब तक वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा नहीं बन जाती। जब बन जाती है तब वो एफर्टलेस लगती है। मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ क्योंकि मैं वही हूँ जो डिसिप्लिन मेंटेन करता है, जो डिसिप्लिन में जीता है। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक छोटा सा माइंडसेट का शिफ्ट और कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजीज आपके दिमाग की पुरानी प्रोग्रामिंग को हैक कर सकता है। अब आपको पता है कि असली खेल तुरंत संतोष का है, इमीडिएट सेटिस्फैक्शन। ये चैप्टर यहाँ खत्म हो रहा है, लेकिन आपका मिशन अभी शुरू हुआ है। आपके पास वो मास्टर की है जिससे आप अपनी बुरी आदतों के दरवाजे बंद कर सकते हैं और अच्छी आदतों के दरवाजे खोल सकते हैं। तो अगर अगले दिन टेम्पटेशन आए तो याद रखना, और जो आज मुश्किल लगता है वो काल का मैजिक बन सकता है। प्लान कीजिए और एग्जीक्यूट कीजिए, क्योंकि ये तभी काम करेगा जब आप एक्शन लेंगे। दोस्तों, हमने जाना कि कैसे स्पष्टता, आसानी, आकर्षण और संतोष आपकी आदतों को बनाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आदतें बनाना एक बात है और आदतों को रोज निभाना बिल्कुल दूसरी। अब हम इस किताब की एक प्रैक्टिकल और बेहद जरूरी चैप्टर को खोलने जा रहे हैं। ये लेसन जो आपकी आदतों को हर दिन ट्रैक करना और आपके सेटबैक से जल्दी रिकवर होने में मदद करेगा। यह है चैप्टर 16, हाउ टू स्टिक विथ गुड हैबिट्स एवरी डे, यानी कि अच्छी आदतों को हर दिन कैसे बनाए रखे। बात है 1993 की। कनाडा का एक छोटे से बैंक ने एक 23 साल का स्टॉक ब्रोकर को हायर किया। नाम था ट्रेंट डायरी स्मिथ। वो वैनकूवर की साइडों में था जहां बड़े डील्स होते थे। नया था, छोटी जगह से था, ज्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं था उससे, लेकिन उसने एक सिंपल डेली हैबिट से कुछ कमाल का काम कर दिया। ड्रेसमिड अपने डेस्क पर हर सुबह 2 जार्स रखता था, एक में 120 पेपर क्लिप्स और दूसरा बिल्कुल खाली। जैसे ही वो डेस्क पर बैठता, एक सेल्स कॉल करता और तुरंत बाद एक पेपर क्लिप भरे हुए जार से खाली जार में ट्रांसफर कर देता, और ये प्रोसेस डेली रिपीट करता रहता था। वो हर सुबह 120 पेपर क्लिप से शुरू करता और तब तक फोन करता रहता जब तक सारे पेपर क्लिप्स खाली जार में ट्रांसफर नहीं हो जाता। आप सोच रहे होंगे कि क्या यही सब कुछ है? जी हाँ, यही छोटी सी आदत एक चेन रिएक्शन बन गया। 18 महीने में ही उसने कंपनी के लिए $5 मिलियन का बिजनेस लाया। 24 की उम्र में ही उसकी सैलरी $75,000 हो गया। आज की दौर में लगभग 1 करोड़ तक। क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ पेपर क्लिप्स हिलाने से कोई बंदा 5 मिलियन का बिजनेस कैसे ला सकता है? क्या था उस बचकानी सी टेक्निक में जो उसको एक सक्सेसफुल इंसान बना दिया? दोस्तों, इसे मैं पेपर क्लिप स्ट्रेटेजी कहता हूँ। ये बहुत सिंपल है, लेकिन इसकी शक्ति कमाल की है क्योंकि ये विजुअल फीडबैक देता है। हर छोटी प्रोग्रेस दिखाई देता है, और जब आप अपनी प्रोग्रेस देखते हैं तो आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। आप खुद को और एनकरेज करते हैं, हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं और भी ज्यादा कर सकता हूँ। ये स्ट्रेटेजी हमें सिखाती है कि प्रोग्रेस को देखना संतोषजनक है, और ये विजुअल मेजर्स जैसे पेपर क्लिप्स, हेयर क्लिप्स और मार्बल्स आपकी प्रोग्रेस का स्पष्ट सबूत देता है। जब आप देखते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपका दिमाग कहता है, यस ये अच्छा लग रहा है, इसे दोबारा करो। फूड जर्नल्स, वर्कआउट लॉग या फिर किताबों का पेज नंबर, ये सब विजुअल मेजरमेंट के रूप में ही है। लेकिन इसका सबसे बेहतरीन तरीका है हैबिट ट्रैकर। हैबिट ट्रैकर एक सिंपल तरीका है ये मापने के लिए कि आपने कोई आदत की या नहीं। सबसे बेसिक तरीका है एक कैलेंडर लेना और उसको उस दिन मार्क करना जिस दिन आपने अपना रूटीन फॉलो किया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की कुछ सबसे सफल व्यक्तियों ने हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल किया है, अपनी आदतों को ट्रैक किया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन से लेकर के जेरी सिनफील्ड तक। ऑथर यहाँ पर जेरी सिनफील्ड का एग्जाम्पल देते हैं, एक बेहतरीन कॉमेडियन। वो रोज जोक्स लिखने की प्रैक्टिस करते थे। उसका गोल बस एक ही था,
नेवर ब्रेक द चेन, यानी कि उस चेन को कभी नहीं तोड़ना है। वो इस बात पर फोकस नहीं करते थे कि उनका जोक कितना अच्छा लग रहा है या वो कितना इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं। वो सिर्फ हर दिन अपने आप को शो करने में और अपने आप को आगे बढ़ाने में फोकस करते थे। डोंट ब्रेक द चेन एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है। सेल्स कॉल्स का चेन मत तोड़िए, आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बना लेंगे। वर्कआउट का चेन मत तोड़िए, आप फिट हो जाएंगे। हर दिन मार्केट स्टडी और हर महीने एसआईपी की चेन को मत तोड़िए, आपके पास एक इम्प्रेसिव पोर्टफोलियो होगा। हर दिन कुछ क्रिएट करने की चेन को मत तोड़िए, आप एक क्रिएटिव इंसान बन जाएंगे। हैबिट ट्रैकिंग इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये एक साथ 3 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज को लेवरेज करता है। हैबिट ट्रैकिंग इज ऑब्वियस, हैबिट ट्रैकिंग इज सेटिस्फाइंग एंड हैबिट ट्रैकिंग इज अट्रैक्टिव। तो सबसे पहले हम देखेंगे हैबिट ट्रैकिंग इज ऑब्वियस। एक रिसर्च ने दिखाया कि जो लोग अपने गोल्स का प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं, जैसे वेट लॉस, स्मोकिंग क्विट करना या ब्लड प्रेशर कंट्रोल, वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल होता है उनसे जो ट्रैकिंग नहीं करते। एक स्टडी ने जब 1600 लोगों ने डेली फूड लॉग को मेंटेन किया तो उन्होंने डबल वेट लॉस अचीव किया उनके कंपैरिजन में जो फूड लॉग मेंटेन नहीं कर रहा था। सिर्फ ट्रैक करना ही चेंज का ट्रिगर बन जाता है। ट्रैकिंग एक और काम करता है, ये आपको सच दिखाता है। जब आप कैलेंडर पर एक्स लगाते हैं तब आपको उस आदत की याद आता है। ये आपको अपनी प्रोग्रेस दिखाता है और ईमानदारी से बताता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। हैबिट ट्रैकिंग इज अट्रैक्टिव। प्रोग्रेस सबसे इफेक्टिव मोटिवेशन है। हर छोटी जीत आपकी इच्छा को और बढ़ाती है। हर छोटी जीत एक एडिक्टिव इफेक्ट क्रिएट करती है। एक और दिन जिसमें आपने हार नहीं मानी। ये विजुअल रिमाइंडर्स आपको याद दिलाता है, मैं काफी दूर आ चुका हूं, अब रुक नहीं सकता। ये खासकर मुश्किल दिनों में काम आता है, जब आपको अपनी की गई मेहनत की विजुअल प्रूफ मिलता है। आप उस खाली स्क्वायर को भरना चाहते हैं। हैबिट ट्रैकिंग इज सेटिस्फाइंग। सबसे जरूरी फायदा, ट्रैकिंग खुद ही एक इनाम बन जाता है। हर एक मार्क करना, हर लॉग एंट्री कंप्लीट करना, ये सब खुशी का इंस्टेंट सोर्स है। इंस्टेंट रिवार्ड इक्वल टू इंस्टेंट मोटिवेशन। जैसे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का ग्रो होता हुआ अमाउंट देख के अच्छा लगता है। और सबसे बड़ा फायदा, आप काम पे फोकस करते हो, रिजल्ट पे नहीं। आप 6 पैक एब्स के पीछे नहीं भाग रहे हैं, आप सिर्फ अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। आप वो इंसान बन रहे हैं जो वर्कआउट को मिस नहीं करता है। हम जानते हैं कि हर टूल की अपनी अपनी चुनौती होती है, वैसे हैबिट ट्रैकिंग के भी अपने रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं। लोग अक्सर इसे बोझ समझते हैं, कैलोरीज काउंट करना हेडेक है या सेल्स कॉल को लिखना बोरिंग है। अगर आपको हैबिट ट्रैकिंग मुश्किल लगता है तो क्या इसके प्रोसेस को इतना स्मूथ बना सकते हैं कि उसे फॉलो करना नेचुरल हो जाए। इस चैप्टर में 3 तरीके बताए जाते हैं जिससे हैबिट को ट्रैक करना आसान हो जाता है। पहला है ऑटोमेटिक मेजरमेंट। आपको शायद पता नहीं होगा कि आप कितने चीजें ट्रैक कर रहे हैं। आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट या यूपीआई हिस्ट्री आपके खर्च को ट्रैक करता है। आपके स्मार्ट वॉच और आपके स्मार्ट बैंड आपकी स्टेप्स और नींद को ट्रैक करता है। आपकी कैलेंडर, आपकी मीटिंग्स, जहां भी डाटा मिलता है उसे ट्रैक करने के लिए एक मंथली या वीकली रिमाइंडर लगाइए। स्मार्ट टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा तरीका है मैनुअल ट्रैकिंग को सीमित रखिए। हर चीज को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। एक आदत को कंटिन्यूअसली ट्रैक करना 10 आदत को एक साथ ट्रैक करने से कहीं ज्यादा अच्छा है। अपनी सबसे जरूरी आदत पर फोकस कीजिए। तीसरा तरीका है उसको तुरंत रिकॉर्ड कीजिए। जैसे ही आदत पूरा हो उसको तुरंत रिकॉर्ड कीजिए। ये टैक्टिक्स हैबिट ट्रैकिंग को आसान बनाता है और आप हैरान हो जाएंगे कि कुछ ही हफ्ते की ट्रैकिंग आपको अपनी व्यवहार के बारे में कितनी गहरी इंसाइट्स मिलेंगी। ठीक है, हमने हैबिट ट्रैकिंग सीख लिया, लेकिन तब क्या होगा जब लाइफ इसमें इंटरफियर करेगी? जब आप बीमार पड़ जाए, ट्रैवल करना पड़े और ये चेन टूट जाए। दोस्तों, लाइफ में रुकावट तो आएगी ही। आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, आप बीमार पड़ सकते हैं, आपको फैमिली को कभी ज्यादा टाइम देना पड़ सकता होगा, आपकी आदत की चेन तो टूटेगी ही। ऑथर यहाँ पर एक गोल्डन रूल देते हैं, नेवर मिस ट्वाइस। अगर आप एक दिन मिस करते हैं
तो अगले दिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ट्रैक पर आ जाइए। एक वर्कआउट मिस किया कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा मिस नहीं होना चाहिए। परफेक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन दूसरी गलती से बचना पॉसिबल है। पहली गलती कभी आपको बर्बाद नहीं करती, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट है, लेकिन दोबारा गलती करना एक नई आदत की शुरुआत है। विनर्स और लूजर्स में यही तो फर्क है। विनर्स गिरते हैं लेकिन तेजी से खड़ा होते हैं। आदत का टूटना मैटर नहीं करता है, उसे कितना जल्दी वापस लाया गया उससे मैटर होता है। अब हम कंपाउंड इफेक्ट का मैजिक देखेंगे। सोचिए आपके पास 100 रुपए है और आपको 50% का प्रॉफिट मिलता है, तो आप 150 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन सिर्फ 33% का लॉस आपको वापस 100 रुपए पे ले आता है। चार्ली मंगर ने कहा था, द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज नेवर इंटरप्ट इट अननेसेसरीली, यानी कि आपने कंपाउंडिंग को बिना वजह मत रोकिए। आपके बुरे वर्कआउट्स अक्सर सबसे जरूरी होते हैं। कुछ भी करना, 10 स्क्वाट्स, 5 स्प्रिंट्स, 5 पुशअप, 1 पुशअप बहुत बड़ी बात है। डोंट पुट अप ए जीरो, यानी कि ऐसा कहीं मत कीजिए कि कुछ भी नहीं किया। ये सिर्फ वर्कआउट मिस होने के बारे में नहीं है, ये उस तरह का इंसान होने के बारे में है जो वर्कआउट को मिस नहीं करता है। बुरे दिनों में भी अपने आप को शो अप करना आपकी पहचान को मजबूत बनाता है, क्योंकि आप मसल नहीं आइडेंटिटी बना रहे हैं। जिम में 5 मिनट के लिए जाइए, लेकिन जाइए जरूर। सिर्फ 5 मिनट के लिए वॉकिंग कीजिए, लेकिन घर से बाहर निकलिए जरूर। दोस्तों, हम जानते हैं कि हर मैट्रिक यूजफुल नहीं होती। ऑथर यहाँ पर गुड हार्ट्स लॉ की बात करते हैं। जब कोई माप सिर्फ एक टारगेट बन जाता है, तब वो एक अच्छी माप नहीं रहती। सोचिए एक रेस्टोरेंट को, अगर आप उसका डेली रेवेन्यू नाप रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपका शेफ अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि लोग सस्ते खाने और मार्केटिंग की वजह से आ रहे हो और खाना उतना अच्छा नहीं हो रहा है। असल में आपको ये मापना चाहिए कि कितने लोग अपने खाना पूरा करके उठते हैं, या कितने लोग अच्छे टिप देते हैं, या फिर कितने लोग वापस आते हैं। ह्यूमन माइंड हमेशा जीतना चाहता है, लेकिन कभी कभी हम गलत गेम जीतने लगते हैं। हम काम के घंटे गिनने लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई मीनिंगफुल सा हम नहीं कर रहे होते हैं। 10,000 स्टेप को हमने कंप्लीट किया, लेकिन क्या हमने दिल से हेल्दी फील किया अपने आप को? सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ाई किया, लेकिन क्यूरियोसिटी तो मर गया। अपनी नॉन स्केल विक्ट्रीज पर भी फोकस कीजिए। अगर वजन कम नहीं हो रहा है तो चेक कीजिए, क्या आपका स्किन अच्छा लग रहा है? क्या आप रोज जल्दी उठ रहे हैं? क्या आप रोज कुछ नया सीख रहे हैं? क्या आपका मूड अच्छा है? जब आपकी मोटिवेशन कम हो जाए, तब अपना फोकस शिफ्ट कीजिए एक ऐसी चीज में, एक ऐसी मेजरमेंट पर जो आपको प्रोग्रेस से ज्यादा सिग्नल दे। दोस्तों, हमने जाना कि हैबिट ट्रैकिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये हैबिट के 4 नियमों को जोड़ता है। अब आपके पास ये ब्लूप्रिंट है, आप अपने आदत को ना टूटने वाला बना सकते हैं। दोस्तों, हमने अब तक अच्छी आदतें बनाने का तरीके सीखे हैं, और हर तरीके में एक डार्क साइड भी होता है। असली चुनौती तब आता है जब आपको बुरी आदतों को तोड़ना होता है। और ये इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि इनका इनाम तुरंत मिलता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने बुरी आदतों को सिर्फ छोड़ना नहीं, बल्कि इतना दर्दनाक बना सकते हैं कि आप उन्हें छूने की कोशिश भी ना करें। एक ऐसा तरीका जो आपकी अपनी आत्म नियंत्रण की एक नए लेवल पर ले जाएगा। दोस्तों, आज हम इस किताब के सबसे ड्रास्टिक और शायद सबसे इफेक्टिव चैप्टर को खोलने जा रहे हैं। यह है चैप्टर 17, हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग, यानी एक जवाबदेह साथी कैसे सब कुछ बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी से जो आपको हिला देगी, लेकिन आपकी आदत की लड़ाई को हमेशा के लिए बदल देगी। एक ऐसा आदमी जो दुनिया को तबाह करने वाले हथियारों से रोकने के तरीके ढूंढ रहे थे। उसने एक ऐसा सोच सामने रखी जिसे सुनकर पेंटागन की ऑफिसर्स का खून ठंडा पड़ गया। क्यों? क्योंकि वो एक सिंपल सा बात कही, अगर किसी प्रेसिडेंट को मिलियन लोगों को मारने के लिए एक बटन दबाना पड़े, तो पहले उसे अपने हाथों से एक इंसान को मारना पड़ेगा। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच है। बातें 1970 और 80 के दशक की, जब न्यूक्लियर वार का खतरा बढ़ रहा था। रॉगर फिस्चर, हार्वर्ड लॉ स्कूल का एक मशहूर प्रोफेसर,
न्यूक्लियर वॉर को रोकने की स्ट्रेटजीज पर काम कर रहा था। उन्होंने एक परेशान करने वाला सच नोटिस किया। कोई भी प्रेसिडेंट न्यूक्लियर लॉन्च कोड का इस्तेमाल कर सकता था, करोड़ों लोगों को मार सकता था, लेकिन वो कभी किसी को मरते हुए नहीं देखेंगे, हमेशा हजारों मील दूर रहेगा। क्या आप सोच सकते हैं कि एक प्रेसिडेंट को न्यूक्लियर बटन दबाने से रोकने का सबसे भयानक और इफेक्टिव तरीका क्या हो सकता है? वो तरीका जो तुरंत दर्द दे। फिशर का सुझाव सीधा और दिल दहला देने वाला था। उन्होंने कहा, न्यूक्लियर कोड नंबर को एक छोटे से कैप्सूल में रखो और उस कैप्सूल को एक किसी वॉलेंटियर की दिल की बगल में इम्प्लांट कर दो। वॉलेंटियर प्रेसिडेंट के साथ ही रहेगा और उसके पास हमेशा एक बड़ा बूचर नाइफ रहेगा। अगर कभी प्रेसिडेंट न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करना चाहेगा तो उसे सबसे पहले अपने हाथों से उस इंसान को मारना पड़ेगा। प्रेसिडेंट को देखना होगा कि मौत कैसी होती है, एक मासूम मौत। उसकी असलियत महसूस करनी होगी। व्हाइट हाउस के कारपेट पर खून, ये था रियलिटी चेक। जब फिशर ने सुझाव पेंटागन में अपने दोस्तों को दिया तो उन्होंने कहा, हे भगवान, ये तो भयानक है। किसी को मारना प्रेसिडेंट की फैसले को शायद गलत दिशा में ले जाएगा। वो शायद कभी बटन दबाएगा ही नहीं। दोस्तों, ये प्रस्ताव हमारे चौथे नियम की बिल्कुल ऑपोजिट है। हमने अच्छी आदतों के लिए मेक इट इमीडिएटली सेटिस्फाइंग देखा था। फिशर ने कहा, मेक इट इमीडिएटली अनसेटिस्फाइंग, यानी कि इसे तुरंत असंतोषजनक बनाओ। तो अगर तुरंत दर्द किसी को न्यूक्लियर बटन दबाने से रोक सकता है, तो क्या यही तरीका हम अपने बुरी आदतों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? दोस्तों, ठीक जैसे हम संतोष मिलने से किसी चीज को दोहराते हैं, ठीक वैसे ही हम दर्द मिलने से किसी चीज से बचते हैं। दर्द एक प्रभावशाली शिक्षक है। अगर कोई गलती पेन देती है तो उसे ठीक किया जा सकता है। अगर वो पेन नहीं देती तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक प्लम्बर अपना काम ठीक से क्यों करता है, या एक सर्जन हर एक कट इतना ध्यान से क्यों लगाता है? क्या है वो इनविजिबल फोर्स जो उन्हें इतना डिसिप्लिन बनाए रखता है? इसका जवाब है तुरंत महंगा परिणाम। एक बुरे रिव्यू का डर प्लम्बर को अपना काम अच्छे से करने पर मजबूर करता है। कस्टमर्स की वापस ना आने की संभावना रेस्टोरेंट को अच्छा खाना बनाने पर मजबूर करती है। गलत ब्लड वेसल कटने का डर सर्जन को एनाटॉमी मास्टर करने और ध्यान से काटने पर मजबूर करता है। जब परिणाम गंभीर होता है, लोग तेजी से सीखते हैं। क्लियर कहते हैं, द मोर इमीडिएटली द पेन, द लेस लाइकली द बिहेवियर। यानी दर्द जितना तुरंत होगा, वो व्यवहार होने की संभावना उतना ही कम हो जाएगा। अगर आप बुरी आदतों को रोकना चाहते हैं तो उस एक्शन में तुरंत कॉस्ट जोड़ना उसकी होने की संभावना को कम कर देता है। हम बुरी आदतें इसलिए दोहराते हैं क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके से हमें सर्व करता रहता है। इसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है उस व्यवहार से जुड़े दर्द की स्पीड बढ़ा दो। एक्शन और कॉन्सिक्वेंसेस के बीच कोई गैप नहीं होना चाहिए। कुछ सिंपल एग्जांपल्स। कस्टमर समय से बिल पे करते हैं अगर लेट फी लगता है। स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास आते हैं अगर उनके ग्रेड अटेंडेंस से जुड़ा हुआ होता है। ज्यादा कॉस्ट ज्यादा लर्निंग, तुरंत पनिशमेंट इक्वल टू जल्दी बिहेवियर चेंज। दोस्तों, यही है बुरी आदतों को तुरंत असंतोषजनक बनाने का सीधा तरीका। एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बनाइए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सरकारें लोगों की आदतें कैसे बदलते हैं, जैसे सीट बेल्ट और हेलमेट लॉ से? क्या इसमें कोई ऐसा चीज है जिसे आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या आप खुद को इतना जवाबदेह बना सकते हैं कि बुरी आदत हो ही ना पाए? सीट बेल्ट लॉज इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। 1984 में न्यूयॉर्क में पहला लॉ आया। तब से 14% लोग सीट बेल्ट पहनते थे, आज 88% से भी ज्यादा। कैसे? सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन गया। सामाजिक रूप से हमने नियम बनाए और उन्हें एनफोर्स किया। अगर आप फॉलो नहीं करते तो सजा मिलती है। ठीक जैसे सरकारें लॉज का इस्तेमाल करते हैं, आप अपने आप को जवाबदेह बनाने के लिए हैबिट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज हैबिट कॉन्ट्रैक्ट? ये एक वर्बल या रिटन एग्रीमेंट है जिसमें आप अपनी कमिटमेंट बताते हैं और उसकी सजा जो आपको मिलेगी अगर आप फॉलो नहीं करते। फिर आप एक या दो लोगों को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाते हैं
और उनके साथ मिलकर उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं। क्या ये थोड़ा सा पागलपन लग रहा है? दोस्तों, सक्सेसफुल लोग बाकियों से कुछ अलग ही करता है, जबकि दुनिया उन्हें पहले पागल ही कहते हैं। ब्रियन हैरिस, एक एंटरप्रेन्योर, अपने वजन कम करने के लिए इसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया। उसने अपनी वाइफ और पर्सनल ट्रेनर के साथ एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बनाया। उसमें अपने गोल्स लिखे, डेली हैबिट्स लिखे और सजा लिखी। अगर वो एक भी दिन फूड लॉग मिस करता तो उसे हर वर्क डे और संडे को फॉर्मल डे सब करना पड़ता और अपने ट्रेनर को $200 देना पड़ता। ये शुरुआत में फॉर्मल लग सकता है, लेकिन ब्रियन ने कहा, जब भी मैं ये पार्ट मिस करता हूँ मैं अपने आप स्लैक करने लगता हूँ। फिर वो अपने गोल्स और पनिशमेंट अपग्रेड किए। प्रोटीन मिस किया तो $100, वेट नहीं किया तो बीवी को $200, और रिजल्ट, उसने अपना गोल अचीव कर लिया। तो क्या सिर्फ हैबिट कॉन्ट्रैक्ट और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का डर ही काफी है? क्या हमारा दिमाग सिर्फ सजा का डर से ही काम करता है, या कोई गहरी साइकोलॉजिकल वायरिंग है जो हमें ये सब करने पर मजबूर करता है? क्या हम अपने सोशल इमेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? दोस्तों, हम इंसान सोशल क्रिएचर्स हैं। हम हमेशा दुनिया के सामने अपना बेस्ट सेल्फ प्रेजेंट करना चाहते हैं। आप अपने बाल कोम्ब क्यों करते हैं और अपने दांत ब्रश क्यों करते हैं, या अच्छी जगह से ग्रेजुएट क्यों होते हैं? क्या ये सब सिर्फ पर्सनल फायदे के लिए है, या इसके पीछे कोई इनविजिबल सोशल फोर्स काम करती है? हम अपने बाल कोम्ब करते हैं, दांत ब्रश करते हैं, रोज अच्छे कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हमें पता है इन चीजों से हमें सोशल रिकॉग्निशन मिलेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि इन आदतों से पॉजिटिव रिएक्शन मिलेगी। हम अच्छी ग्रेड्स चाहते हैं ताकि हम एम्प्लॉयर्स, फैमिलीज, फ्रेंड्स और पार्टनर्स को इम्प्रेस कर सके। हमें उन लोगों की राय की परवाह होती है जो हमारे आसपास होते हैं, क्योंकि दूसरों का हमें पसंद करना फायदेमंद होता है। यही वजह है कि हैबिट कॉन्ट्रैक्ट या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर इतनी अच्छी तरीके से काम करती है। जब आप जानते हैं कि आपको कोई देख रहा है, तब आपकी अच्छी आदत तोड़ने की संभावना कम हो जाती है। अब आप कम प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, क्योंकि आपको पता है इसमें तुरंत कॉस्ट जुड़ा है। थॉमस फ्रैंक, एक एंटरप्रेन्योर, हर सुबह 5:55 पर उठता था। अगर वो समय पर नहीं उठता तो एक ट्वीट ऑटोमेटिकली शेड्यूल्ड होता है जो कहता है, रिप्लाई टू दिस फॉर $5 भाया पेपैल। सिर्फ डर से ही नहीं, इज्जत के लिए भी आदमी सुधरता है। जब आप अपनी जिम्मेदारियां सिर्फ खुद तक ही नहीं रखते बल्कि दूसरों के सामने भी पेश करते हैं, तो आप उन्हें तोड़ने की कम हिम्मत करते हैं। एक सिंपल रूल याद रखिए, जो चीज तुरंत दर्द देती है वो तुरंत बदलती भी है। अपने हर बैड हैबिट के साथ एक तुरंत कॉस्ट जोड़ दीजिए, चाहे हैबिट कॉन्ट्रैक्ट हो या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हो या सिर्फ एक फ्रेंड जो मॉनिटर कर रहा हो। तभी आप अपना बेहतर वर्जन बनेंगे। तब तक याद रखिए, गलती एक बार हो सकता है, लेकिन उससे सीखना हमारे हाथ में है। तो सोचिए, प्लान कीजिए और एग्जीक्यूट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। दोस्तों, अब हम इस किताब की बिल्कुल आखिरी कुछ पन्नों तक पहुंच चुके हैं, और ये पन्ने बेहद जरूरी है पढ़ना, क्योंकि अभी तक हम जो भी फैक्ट्स, एक्शन और ऑथर का ओपिनियन पढ़े हैं, उन्हें कैसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई करें और कैसे एक बेहतरीन इंसान बने, ये आखिर की 3 चैप्टर्स हमें सिखाएगा। ये इस किताब का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे एडवांस टैक्टिक्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी काबिलियत, आपकी टैलेंट इस ब्लूप्रिंट में कहाँ फिट बैठता है? क्या सब कुछ ही मेहनत पर निर्भर करता है, या फिर कुछ हिडन फैक्टर्स है जो कुछ लोगों को दूसरों से आगे ले जाता है? आज हम इस किताब के एक सेंसिटिव लेकिन बेहद जरूरी हिस्से को खोलने जा रहे हैं। वो राज जो आपकी सफलता की संभावनाओं को जानने के लिए आपकी जेनेटिक्स को डिकोड करेगा। ये है चैप्टर 18, द ट्रूथ अबाउट टैलेंट। चलिए इस मिथ को तोड़ते हैं कि टैलेंट सिर्फ किस्मत की बात है, और समझते हैं कि कैसे आप अपने नेचुरल एबिलिटीज को अपने सबसे बड़ा ताकत बना सकते हैं। दोस्तों, माइकल फेल्प्स को कौन नहीं जानता है, दुनिया की महानतम स्विमर्स में से एक। लेकिन क्या आप हिचम एल गुरज को जानते हैं? वो मोरक्कन रनर जो 1500 और 2000 मीटर रेसेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर रहा है। दोनों ही अपने अपने फील्ड में बेमिसाल एथलीट्स हैं। ये दोनों एथलीट्स तरीकों से अलग हैं, एक पानी में तो एक जमीन पर।
लेकिन इनकी हाइट में भी बहुत फर्क है। एल गुरोज 5 फीट 9 इंच के और फिलिप्स 6 फीट 4 इंच के हैं। फिर भी इन दोनों की पैरों की लेंथ सेम है। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? ऑथर यहाँ पर एक दिलचस्प सच बताते हैं। फिलिप्स की हाइट के हिसाब से उनके पैर छोटे हैं और टॉर्सो यानी कि बॉडी की ऊपरी हिस्सा बहुत लंबा, स्विमिंग के लिए परफेक्ट बिल्ड। एल गुरज की पांव बहुत लंबे हैं और ऊपरी बॉडी छोटी, डिस्टेंस रनिंग के लिए आइडियल फ्रेम। अब सोचिए, अगर ये दोनों ओलंपिक एथलीट्स अपना अपना स्पोर्ट्स बदल ले, क्या फिलिप्स एक ओलंपिक लेवल डिस्टेंस रनर बन सकता है? कितना भी ट्रेनिंग के बाद मुश्किल है। फिलिप्स पीक फिटनेस पर 194 पाउंड्स के थे। रनर एल गुरज से 40% ज्यादा भारी और रनिंग में हर एक्स्ट्रा पाउंड एक सांप है। और दूसरी तरफ एल गुरज, क्या वो एक ओलंपिक लेवल स्विमर बन सकते थे? शायद नहीं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट स्विमर्स का एवरेज हाइट 6 फीट 4 इंचेस है और उनका 5 फीट 9 इंच। एल गुरज पूल में उतरने से पहले ही बहुत डिसएडवांटेज में होते। ये हमें सिखाता है कि सफलताओं की संभावनाओं को बढ़ाने का राज सही प्रतियोगिता चुनना है। आदतें तब आसान होता है जब उन्हें निभाना ज्यादा संतोषजनक होता है, जब वो आपके नेचुरल एबिलिटीज और इंक्लिनेशंस के साथ अलाइन होता है। तो ठीक है, जीन्स मैटर करते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आपका किस्मत आपकी पैदा होने से ही तय हो जाती है? क्या जेनेटिक सिर्फ लिमिटेशन ही देते हैं या कुछ अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर सकता है? दोस्तों, बहुत लोग इस बात के ऊपर चर्चा करना पसंद नहीं करते हैं कि हम अलग अलग काबिलियत के साथ पैदा होते हैं। उन्हें लगता है कि जीन्स फिक्स्ड है और जो चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस चीज के ऊपर बात करना बेकार है। लेकिन असल में हम जानते हैं कि ये जीन्स का ही प्रभाव का एक अधूरा दृष्टिकोण है। क्या आप सोच सकते हैं कि जीन्स की सबसे बड़ी ताकत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्यों है? और कैसे आप अपनी जीन्स को किस्मत नहीं बल्कि एक मौके के रूप में भी देख सकते हैं? जीन्स की ताकत ही उनकी कमजोरी है। उन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसका मतलब यह है कि अनुकूल परिस्थितियों में ये एक पावरफुल एडवांटेज देते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में ये एक सीरियस डिसएडवांटेज। अगर आपको बास्केटबॉल में डंक करना है तो 7 फीट लंबा होना बहुत यूजफुल है। अगर आपको जिम्नास्टिक रूटीन करना है तो 7 फीट लंबा होना एक बड़ी रुकावट है। हमारा एनवायरनमेंट ही तय करता है कि हमारा जीन्स कितना यूजफुल है। जब हमारा एनवायरनमेंट बदलता है तो सफलता तय करने वाले गुण भी बदल जाते हैं। ये सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर नहीं, ये मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी लागू होता है। ये सब कुछ एक ही चीज पर डिपेंड करता है, आपका एनवायरनमेंट। आपका जीन्स यूजफुल तभी होता है जब उनका इस्तेमाल सही हो। जैसे अगर रॉकेट साइंस की जीनियस हो तो जरूरी नहीं नीटिंग में भी कमाल दिखाए। कॉन्टेक्स्ट बदलता है और उसके साथ साथ बदलता है आपकी कॉम्पिटेंस। हर कॉम्पिटिटिव फील्ड के टॉप पर वो लोग होते हैं जो ना कि सिर्फ वेल ट्रेंड होते हैं बल्कि उस टास्क के लिए वेल सुइटेड भी होते हैं। जीन्स आपके किस्मत नहीं तय करते, जीन्स आपके मौके की एरिया तय करता है। तो ठीक है, जीन्स हमें एक दिशा में धकेलेगा, लेकिन हम कैसे पता लगाए कि हमारी नेचुरल इंक्लिनेशंस क्या है? क्या कोई साइंटिफिक तरीका है जिससे आप अपनी पर्सनालिटी को समझ सके और उसके हिसाब से आदतें बना सके? दोस्तों, आपके जीन्स आपके हर आदत के नीचे काम कर रहे हैं, हर व्यवहार के नीचे। जीन्स आपके हर चीज को प्रभावित करते हैं। आप कितने घंटे टीवी देखते हैं, आपकी शादी या डाइवोर्स या आपकी ड्रग्स की एडिक्शन। क्या आप जानते हैं कि आपकी पर्सनालिटी सिर्फ सर्कमस्टेंसेस का नतीजा नहीं है बल्कि उसकी बायोलॉजिकल फाउंडेशन भी है? क्या कोई साइंटिफिक फ्रेमवर्क है जो इस कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी को समझने में मदद करता है? जीन्स काफी हद तक आपके उन गुणों का समूह है जो हर सिचुएशन में कंसिस्टेंट रहते हैं। इसके सबसे प्रमाणित साइंटिफिक एनालिसिस बिग 5 के नाम से जाना जाता है, जिसे 5 स्पेक्ट्रम में तोड़ा गया है। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, एक्सट्रोवर्सन। बचपन में अगर एक बच्चा लाउड नॉइज की तरफ देखता है, चांसेस है कि वो एक्सट्रोवर्ट बनेगा। अगर अवॉइड करता है तो इंट्रोवर्ट। एग्रीएबलनेस, जिन लोगों में ऑक्सीडेशन ज्यादा होते हैं वो ज्यादा काइंड और स्पेशल होते हैं। थैंक यू नोट्स लिखने या सोशल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने की आदत बना सकते हैं।
न्यूरोटिसिज्म, जिन लोगों में एमिगडाला ज्यादा होता है वो ज्यादा एनेक्सियस और सेंसिटिव होते हैं। वो थ्रेट्स को ज्यादा नोटिस करते हैं। आपकी आदतें पूरी तरीके से आपकी पर्सनालिटी पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन आपके जीन्स आपको एक खास दिशा में धकेलते हैं। आपकी गहरी प्रेफरेंसेस कुछ व्यवहारों को कुछ लोगों के लिए ज्यादा आसान बनाते हैं। आपको इन डिफरेंसेस के लिए गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इनके साथ काम करना होगा। तो ठीक है, हमें अपनी पर्सनालिटी को समझना चाहिए। तो क्या हमें वही करना चाहिए जो हमें नेचुरली आती है, या फिर क्या हम अपने लिए दूसरा रास्ता भी अपना सकते हैं? दोस्तों, सिर्फ वही आदतें बनाना जो आपको नेचुरली आती है एक अच्छी या बेहतरीन शुरुआत है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली जीनियस वहाँ है जहाँ आप अपने लिए एक ऐसा गेम बनाते हैं जहाँ ऑड्स आपके फेवर में है। अगर आप किसी चीज में सबसे बेहतर नहीं हो सकते हैं तो आप कैसे जीतेंगे? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप कंपटीशन को बाईपास कर सके और अपना ही लीग बना सके? इसका सबसे कॉमन अप्रोच है ट्रायल एंड एरर। लेकिन जिंदगी छोटी है, आप हर करियर हर हॉबी ट्राई नहीं कर सकते। यहाँ पर एक्सप्लोइस वर्सेस एक्सप्लोइट ट्रेड ऑफ काम आता है। शुरुआत में एक्सप्लोरेशन, अलग अलग चीजें ट्राई करें। टेक फील्ड्स, आर्ट्स, डिजाइन फील्ड या फोटोग्राफी, आर्किटेक्ट फील्ड, रिलेशनशिप में डेटिंग, बिजनेस में स्प्लिट टेस्टिंग, एक ब्रॉड रेंज एक्सप्लोर कीजिए। बाद में एक्सप्लॉयटेशन, जो सबसे बेहतर सॉल्यूशन मिला है उस पर फोकस कीजिए, लेकिन ओकेशनली एक्सपेरिमेंट भी करते रहिए। अगर आप जीत रहे हैं तो एक्सप्लॉइट एक्सप्लॉइट एक्सप्लॉइट, अगर आप हार रहे हैं तो एक्सप्लोर एक्सप्लोर एक्सप्लोर। अगर आप एक गेम में बेहतर होकर नहीं जीत सकते तो आप अलग होकर के जीत सकते हैं। स्कॉट एडम्स एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो खुद को आर्टिस्टिक या फानी नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत कम लोग अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं और अच्छा जोक्स लिख सकते हैं। जब उन्होंने उसमें अपना बिजनेस बैकग्राउंड जोड़ा तो वो कॉम्बिनेशन और किसी के पास नहीं थी जो उसके पास था। तो उनके पास एक यूनिक कॉम्बिनेशन थी जो और किसी कार्टूनिस्ट के पास नहीं थी। जब आप बेटर नहीं बन सकते तो डिफरेंट बनिए। अपनी स्किल्स को कंबाइन करके आप कंपटीशन लेवल को कम कर सकते हैं, जिससे अलग दिखना आसान हो जाता है। आप जेनेटिक एडवांटेज की जरूरत को बाईपास कर सकते हैं रूल्स को दोबारा लिखकर। एक अच्छा प्लेयर दूसरों की गेम जीतने का मेहनत करते हैं। एक ग्रेट प्लेयर एक नया गेम बनाता है जो उसकी स्ट्रेंथ को फेवर करता है और उसकी वीकनेस को अवॉइड। तो हमें अपने नेचुरल टैलेंट्स को ढूंढना चाहिए और उन्हें कंबाइन करना चाहिए। लेकिन क्या हमें ये सब लक पर छोड़ देना चाहिए? और क्या हार्डवर्क की इंपॉर्टेंस कम हो जाता है जब जीन्स मैटर करती है? दोस्तों, माइकल फिलिप्स और हिचम एल गुरोज किस्मत वाले थे कि उन्हें ऐसी काबिलियत मिली जो सोसाइटी में बहुत वैल्यूड है, लेकिन ये सिर्फ किस्मत नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं कि आप अपने जीन्स का सबसे बड़ा फायदा कैसे उठा सकते हैं जबकि आप उन्हें बदल नहीं सकते? बॉइलिंग वाटर एक आलू को नरम करता है लेकिन एक अंडे को सख्त। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि आप आलू है या अंडा, लेकिन आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप एक ऐसा गेम खेले जहां नरम होना बेहतर है या सख्त होना बेहतर। अगर आप एक अनुकूल एनवायरनमेंट ढूंढ सकते हैं तो आप सिचुएशन को बदल सकते हैं। हमारी जीन्स मेहनत की जरूरत को कम नहीं करती है, वो उसे स्पष्ट या पॉइंट आउट करते हैं। वो हमें बताते हैं कि किस चीज पर मेहनत करनी चाहिए। जब हम अपनी स्ट्रेंथ को समझते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें अपना समय और एनर्जी कहाँ लगानी चाहिए। बायोलॉजिकल डिफरेंस मैटर करता है, लेकिन उससे जरूरी है इस बात पर फोकस करना कि क्या आप अपनी खुद की पोटेंशियल को पूरा कर रहे हैं, ना कि खुद को दूसरों से कंपेयर करना। जीन्स आपको लिमिट्स देते हैं, लेकिन लोग अक्सर उन लिमिट्स तक पहुंचने के लिए जरूरी मेहनत भी नहीं करते। और याद रखिए, जीन्स आपको सफल नहीं बना सकता है अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। जब तक आप उन लोगों जितना मेहनत नहीं करते हैं जिन्हें आप एडमायर करते हैं, तब तक उनकी सफलता को किस्मत मत समझिए। अंत में अपनी आदतों को लंबे समय तक संतोषजनक बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है
ऐसी व्यवहार चुनो जो आपकी पर्सनालिटी और स्किल्स के साथ अलाइन हो। उन चीजों पर मेहनत करो जो आपको आसान लगती है। दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ के अब आपके पास वो एडवांटेज है जिससे आप अपनी नेचुरल एबिलिटीज को सिर्फ पहचान ही नहीं सकते बल्कि उन्हें स्ट्रेटेजिक तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अपनी खुद की सफलता की कहानी लिख सकते हैं। अपनी स्ट्रेंथ को समझिए और वही एरिया चुनिए जहां आप नेचुरली साइन करते हैं और वहीं पर हैबिट बिल्ड कीजिए, क्योंकि जो काम नेचुरली आसान लगता है उसी काम में आप मेहनत से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। दोस्तों, हमने इस किताब में अब तक अच्छी आदतें बनाने की तरीके सीखे हैं। असली चुनौती यह है कि आदतों को कैसे लंबे समय तक बनाए रखे जा सके, कैसे सस्टेन किया जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने आदतों पर सालों तक क्यों डटे रहते हैं, जबकि हम में से ज्यादातर लोग मोटिवेशन खो देते हैं। आज हम इस किताब के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को खोलने जा रहे हैं। ये है चैप्टर 19, द गोल्डीलॉक्स रूल, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन लाइफ एंड वर्क, यानी कि जीवन और कार्य में प्रेरित कैसे रहे। चलिए समझते हैं कि कैसे आप अपनी बोरियत को अपनी सबसे बड़ा साथी बना सकते हैं। एक 10 साल का बच्चा डिज्नीलैंड के अंदर घुसता है 1955 में और बोलता है कि मुझे नौकरी चाहिए। उससे मिलती है एक छोटी सी जॉब गाइड बुक्स बेचने की, सिर्फ 50 सेंट में। पर इस छोटे से काम के बीच उसने एक मैजिक शॉप में काम करना शुरू किया, जहां से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो 15 साल बाद दुनिया की सबसे बड़े कॉमेडी स्टेजेस पर खत्म हुआ। उस लड़के का नाम था स्टीव मार्टिन, दुनिया के सबसे सफल कॉमेडियंस में से एक। 10 साल सीखने में, 4 साल रिफाइन करने में और फिर अगले 4 सालों में वो दुनिया की सबसे बड़ा कॉमेडियन बन गया। पर सवाल यह है कि क्यों स्टीव जैसे कुछ ही लोग अपनी आदतों पर इतनी ज्यादा देर तक टिक पाते हैं, जबकि हम में से ज्यादातर लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। स्टीव मार्टिन 18 साल तक हर हफ्ते स्टेजेस पर अपना डर को फेस किया, बिना एक भी हंसी के। क्या आप सोच सकते हैं आखिर क्या था वो राज जिसने उसे इतना ज्यादा समय तक मोटिवेटेड रखा? क्या है वो स्वीट स्पॉट जहां मोटिवेशन पीक पर होता है? साइंटिस्ट ने इस सवाल पर सालों तक रिसर्च किया और सबसे कंसिस्टेंट फाइंडिंग ये है कि मोटिवेशन को लंबे समय तक बनाए रखने का सही तरीका है कि जस्ट मैनेजेबल डिफिकल्टी वाले टास्क पर काम करना, यानी ऐसा काम जो ना बहुत मुश्किल हो और ना ही बहुत आसान। अगर आप एक 4 साल की बच्चे के साथ टेनिस खेलेंगे तो बोर हो जाएंगे क्योंकि बहुत आसान है। अगर आप टॉप प्लेयर्स के साथ खेलेंगे तो आपकी मोटिवेशन चली जाएगी क्योंकि बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर क्या हो कि आप ऐसे के साथ खेले जो कि आपका बराबर का हो, आप कुछ पॉइंट्स जीतेंगे, कुछ हारेंगे, जीतने का अच्छा मौका है, लेकिन सिर्फ तब जब आप अपनी पूरी कोशिश करें। आपका फोकस नैरो हो जाती है, डिस्ट्रैक्शन गायब हो जाती है, आप पूरी तरह से उस टास्क में डूब जाते हैं। यही है गोल्डीलॉक्स रूल। ये कहता है कि इंसान तब पीक मोटिवेशन एक्सपीरियंस कर रहा होता है जब वो ऐसे टास्क पर काम कर रहे होते हैं जो उनकी करंट एबिलिटीज की ठीक किनारे पर होता है। ना बहुत मुश्किल, ना बहुत आसान, बस सही। जब आपका टास्क आपके करंट एबिलिटी से 4% ऊपर हो तब आप उस फ्लो में चले जाते हो जहां ना वक्त का पता चलता है ना थकान का। आपकी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों मिल करके काम करता है। स्टीव मार्टिन का करियर इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। हर साल उन्होंने अपना रूटीन 1 या 2 मिनट ही बढ़ाया। हमेशा कुछ नए मटेरियल्स ऐड करते थे, लेकिन कुछ जोक्स ऐसे भी रखते थे जो हंसी की गारंटेड हो। बस उतनी सी जीत थी कि वो मोटिवेटेड रहे और बस उतनी गलती थी कि वो कंटिन्यूअस मेहनत करते रहे। तो ठीक है, हमें गोल्डीलॉक्स जोन में रहना है, लेकिन क्या ये रूल हमेशा काम करता है? क्या होता है जब आप गोल्डीलॉक्स जोन को अचीव कर लेते हैं और उसके बाद आपको बोरियत घेर लेता है फिर से? दोस्तों, जब आप कोई नई आदत का शुरुआत करते हैं तब जितना हो सके उतना आसान रखना जरूरी है, लेकिन जब एक आदत बन जाती है तब उसमें छोटे तरीकों से आगे बढ़ना जरूरी होता है। ये लिटिल इंप्रूवमेंट्स आपको एंगेज रखती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जितना ज्यादा हम किसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं वो उतना ही ज्यादा बोरिंग बन जाता है और यही बोर्डम या उब जाना सबसे बड़ा विलेन बन जाता है सेल्फ इंप्रूवमेंट की कहानी पर। मैंने एक ओलंपिक कोच से पूछा कि बेस्ट एथलीट्स और दूसरों में क्या अंतर है। उन्होंने जेनेटिक्स, लक और टैलेंट का जिक्र किया।
लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। At some points, it's come down to who can handle the boredom of training every day, doing the same lifts over and over and over. क्या आप सोच सकते हैं क्यों ये बात सबसे जरूरी है? क्या सफल लोग अलग तरीके से मोटिवेटेड होते हैं? इसका जवाब मुझे चकित कर गया। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफल लोगों के पास पैशन का एक गहरा भंडार होता है, लेकिन उस कोच ने कहा कि सफल लोगों को भी उस मोटिवेशन की कमी की महसूस होती है। फर्क ये है कि वो बोरियत की फीलिंग की बावजूद भी मेहनत करने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। किसी चीज को मास्टर करने के लिए अभ्यास की जरूरत है, लेकिन आप जितना ज्यादा अभ्यास करते हैं वो उतना ही ज्यादा बोरिंग रूटीन बन जाता है। जब छोटी जीत मिलने लगता है तब हमारा इंटरेस्ट कम होने लगता है। कभी कभी इससे भी तेजी से होता है। अब बस 2 दिन जिम जाते हैं या 2 ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं और फिर एक दिन छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं लगती। द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू सक्सेस इज नॉट फेलियर, इज बोर्डम। हम आदतों से बोर हो जाते हैं क्योंकि वह हमें खुश करना बंद कर देती है। आउटकम एक्सपेक्टेड हो जाता है। हम नयापन ढूंढने के लिए अपने प्रोग्रेस को डिरेल करने लगते हैं। यही वजह है कि हम एक वर्कआउट से दूसरे, एक डाइट से दूसरे, एक बिजनेस आइडिया से दूसरे पर कूदते रहते हैं। कुछ हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स जैसे वीडियो गेम्स, टीवी, स्मार्टफोन वेरिएबल रिवॉर्ड्स देते हैं, यानी कि इनाम हर बार अलग इंटरवल पर मिलता है। ये नयापन देता है और बोरियत को कम करता है, लेकिन हर आदत में ऐसा नहीं होता। तो ठीक है, हर आदत बोरिंग होगी ही। तो क्या हमारे पास कोई चॉइस नहीं है? क्या कोई आखिरी बेहतरीन स्ट्रेटेजी है जो हमें इस बोरियत की दीवार को तोड़ने में मदद करेगा? क्या कुछ है जो आपको प्रोफेशनल बनाएगा? दोस्तों, चाहे आप जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ तब काम करते हैं जब वो कन्वीनियंट या एक्साइटिंग हो, तो आप कभी भी रिमार्केबल रिजल्ट अचीव करने के लिए कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे। जब आपका दिल ना करे, जब आपको काम मुश्किल लगे, जब आप थके हुए हो, तो क्या है वो चीज जो प्रोफेशनल को एमेचर से अलग करता है? मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप एक आदत को शुरू करें और उसे निभाते रह सकते हैं, तो ऐसा दिन आएगा जब आपका मन छोड़ने को करेगा। ये सेम चीज किसी भी फील्ड में अप्लाई होता है। राइटिंग, जिम, बिजनेस, मूड का इंतजार मत कीजिए, प्रोफेशनल बनिए। प्रोफेशनल्स शेड्यूल्स पर डटे रहते हैं, एमेचर्स को जिंदगी रास्ते से भटका देते हैं। प्रोफेशनल्स जानते हैं कि उनके लिए क्या जरूरी है और उसे उद्देश्य के साथ करते हैं। एमेचर्स जिंदगी की जरूरी चीजों से भटक जाते हैं। आपको बोरियत से प्यार करना होगा। आपको एक ही चीज बार बार करने के लिए अनंत रूप से दिलचस्प होना होगा। मैंने खुद ऐसे बहुत सेट्स पूरे किए हैं जो खत्म करने का मन नहीं करता था, लेकिन मैंने कभी वर्कआउट करने का अफसोस नहीं किया। मैंने ऐसे बहुत आर्टिकल्स लिखे हैं जिन्हें लिखने का मन नहीं था, लेकिन मैंने कभी शेड्यूल पर पब्लिश करने से पीछे नहीं हुआ। सिर्फ एक ही तरीका है एक्सीलेंट बनने का, बोर हो जाने पर भी काम करते रहना। एक्सीलेंस तब आती है जब आप बोर्डम से प्यार करना सीख जाते हैं। नया चैलेंजेस ढूंढिए पर शेड्यूल पर स्टिक रहिए। प्रोग्रेस को बोरिंग मत समझिए, उसे रूटीन बना दीजिए। रूटीन से ही मैजिक बनता है। दुनिया वही जीतता है जो प्रैक्टिस करते वक्त स्टेज का सपना देखता है और बोर्डम में भी एक्सीलेंस का रास्ता ढूंढता है। दोस्तों, अब आपके पास वो ब्लूप्रिंट है जिससे आप सिर्फ आदतें बना ही नहीं सकते, बल्कि उन्हें सफलता की शिखर तक ले आ सकते हैं और हर चुनौती में खड़े रह सकते हैं। याद रखिए, सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता नहीं बल्कि बोरियत है और प्रोफेशनल्स हमेशा शेड्यूल पर डटे होते हैं। दोस्तों, हमने इस किताब में ऐसी आदतें बनाना सीखे हैं जो आपके लिए ऑटोमेटिक हो जाता है, जो आपके दिमाग को सोचे बिना ही काम करने पर मजबूर कर देता है और ये बेहतरीन है। हैबिट्स को आखिर एक्सीलेंस की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब आदमी हर चीज ऑटोमेटिक करने लगता है और वही होता है हमारी सबसे बड़ी गलती। आज हम इस किताब के सबसे आखिरी और सबसे गहरा राज को खोलने जा रहे हैं, वो राज जो आपकी सफलता को मास्टरी में बदलने के लिए जरूरी है। यह है चैप्टर 20, द डाउनसाइड ऑफ क्रिएटिंग गुड हैबिट्स। अच्छे हैबिट्स, अच्छी आदतें बनाने का नुकसान। चलिए इस सफर को इस तरीके से खत्म करते हैं कि आपको एक निरंतर सुधार की पथ पर स्थापित कर देगा। दोस्तों, आदतों का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हम चीजों को बिना सोचे ही कर सकते हैं, लेकिन यही फायदा ही एक हिडन नुकसान बन जाता है। दोस्तों,
चेस का खेल हो, क्रिटिकल सर्जरी हो या वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट का कैनवस। एक्सीलेंस सिर्फ तब आता है जब आपकी बेसिक हैबिट्स इतनी ऑटोमेटिक हो जाए कि दिमाग उन छोटी बातों से आजाद हो जाए और वो बड़ी चीजों पे ध्यान दे सके। यही है मास्टरी का फर्स्ट रूल। सिंपल चीजों को इतना ज्यादा रिपीट करो कि वो दिमाग से हट जाए। लेकिन हर चीज का एक डाउन साइड होता है। दोस्तों, शुरुआत में हर रिपीटेशन फ्लुएंसी, स्किल और एक्सीलेंस को बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही आदत ऑटोमेटिक बन जाता है, आप फीडबैक के प्रति कम सेंसिटिव हो जाते हैं। आप माइंडलेस रिपीटेशन में पड़ जाते हैं और तब छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना आसान हो जाता है और तब आप ये सोचना छोड़ देते हैं कि इसे और बेहतर कैसे बनाएं। सच तो ये है कि कुछ रिसर्चर्स बताते हैं कि एक स्किल में मास्टरी मिलने के बाद परफॉर्मेंस में थोड़ा गिरावट आ सकता है। हर आदत के साथ एक कॉस्ट आता है, जैसे सुबह दांत ब्रश करना, ये सुबह चाय बनाना। इनमें गुड इनफ काफी होता है, इसलिए यहाँ पर कम एनर्जी खर्च करना अच्छा है। लेकिन जब आप अपनी पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और एलिट लेवल की परफॉर्मेंस तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको एक ज्यादा न्यूएंस्ड अप्रोच चाहिए। आप अंधे होकर के एक ही चीज दोहरा नहीं सकते और एक्सेप्शनल बनने की उम्मीद नहीं कर सकते। आदतें जरूरी है, लेकिन मास्टरी के लिए काफी नहीं है। आपको ऑटोमेटिक आदतें और डेलिबरेट प्रैक्टिस का कॉम्बिनेशन चाहिए। हैबिट्स प्लस डेलिबरेट प्रैक्टिस इक्वल टू मास्टरी। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हमें अपनी आदतों के प्रति सचेतन रखे, ताकि हम हमेशा सुधारते रहें और लापरवाही की जाल में ना फंसे। बास्केटबॉल प्लेयर्स बिना सोचे ड्रिबल करते हैं, सर्जन आंख बंद करके फर्स्ट कट लगाते हैं, लेकिन जब वो स्टेज अचीव हो जाए तब उन्हें वापस से एफर्टफुल लर्निंग पर लौटना पड़ता है। नए हैबिट्स बनाने, नए चैलेंजेस लेने, ये एक साइकिल है, एंडलेस साइकिल। मास्टरी का मतलब है एक छोटी सी चीज पर ध्यान दो, उसे रिपीट करो, इंटरनलाइज करो और फिर नेक्स्ट स्किल पर जंप करो। पुराना काम आसान लगने लगेंगे, लेकिन पूरा प्रोसेस कभी इजी नहीं होता, क्योंकि आप कंसिस्टेंटली नए टास्क की तरफ बढ़ रहे होते हैं। पर एक पॉइंट आता है जब कंफर्ट जोन बन जाता है और हम गलती करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? आपको एक बास्केटबॉल टीम की कहानी सुनाता हूँ। लॉस एंजलिस लेकर्स की 1986 की टीम, उन्हें बास्केटबॉल की इतिहास की सबसे टैलेंटेड टीम्स में से एक माना जाता रहा है। कैसे? उनकी कंप्लेंसी की वजह से। हेड कोच पट रिले कुछ ऐसा किया ताकि उनकी टीम उस पोटेंशियल तक पहुंच सके। पैट रिले ने एक प्रोग्राम बनाया जिससे उन्होंने कैरियर बेस्ड एफर्ट कहा। उन्होंने हर प्लेयर की स्टैटिस्टिक्स हाई स्कूल से ट्रैक किए। फिर उन्होंने हर प्लेयर से कहा कि वो अपने आउटपुट को ट्रैक करे, कि वो अपने आउटपुट में कम से कम 1% की सुधार करे पूरे सीजन में। ये सिर्फ पॉइंट्स और स्टैटिस्टिक्स के बारे में नहीं था, बल्कि स्पिरिचुअली, मेंटली और फिजिकली अपना बेस्ट एफर्ट देने के बारे में था। हर गेम के बाद उनके पॉजिटिव नंबर को जोड़कर और टर्नओवर को घटाकर और फिर मिनट्स प्लेड से डिवाइड कर करके CBE नंबर निकालते थे, कैरियर बेस्ड एफर्ट। इस नंबर को उनके पिछली परफॉर्मेंसेस और लीग के दूसरे प्लेयर से कंपेयर किया जाता था। रिले ने हर हफ्ते ब्लैक बोर्ड पर टॉप परफॉर्मर्स का स्कोर लिखे और साल दर साल प्रोग्रेस दिखाया। इस CBE प्रोग्राम को उन्होंने 1986 में शुरू किया था और 8 महीने बाद लेकर्स NBA चैंपियन थे और अगले साल भी वो जीते। 20 सालों में पहली ऐसी टीम बनी जो बैक टू बैक चैंपियनशिप जीते। सस्टेनिंग एन एफर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी एंटरप्राइज। यह है रिफ्लेक्शन और रिव्यू की शक्ति। ये आपको आपकी गलतियों से अवगत कराता है और सुधार की रास्ता दिखाता है बिना रिव्यू के। हम बहाने बना सकते हैं, खुद से झूठ बोल सकते हैं। कोरियन रनर इलूट हर प्रैक्टिस के बाद नोट्स लेते हैं और सुधार की रास्ते ढूंढते हैं। स्विमर लेडीज की अपनी वेलनेस, न्यूट्रिशन और स्लीप रिकॉर्ड करती है। कॉमेडियन क्रिस रॉक हंड्रेड्स ऑफ जोक्स टेस्ट करते हैं और अपने नोट्स पर लिखते हैं। नोटपैड पर लिखते हैं कि कौन सा अच्छा चला और कहां पर सुधार चाहिए। इन्वेस्टर्स डिसीजन जर्नल्स लिखते हैं।
तो ठीक है, हमें अपनी आदतों को रिव्यू करना चाहिए। लेकिन जब हम रिव्यू करते हैं तो सबसे जरूरी चीज क्या है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए? क्योंकि बिना रिव्यू के तो हम अपने आप को बुद्धू बनाते हैं। मैं खुद हर दिसंबर में करता हूँ एनुअल रिव्यू, ये ऑथर कह रहे हैं। सवालों की जवाब लिखता हूँ, क्या अच्छा किया, क्या खराब किया, मैंने क्या सीखा। और 6 महीने बाद करता हूँ इंटीग्रिटी रिपोर्ट। मेरी कोर वैल्यूज क्या है, क्या मैं इनकी मुताबिक जी रहा हूँ, मैं अपने आप से और क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ये कुछ घंटों का काम होता है लेकिन इम्पैक्ट जिंदगी बदलने वाला। डेली फीडबैक 1 इंच दूर से मिरर देखने जैसा है, हर कमी दिखती है। कभी भी फीडबैक ना लेना मतलब कभी भी मिरर में से ना देखना। पर पीरियोडिक रिव्यू एक आइडियल डिस्टेंस है, आपको क्लियरिटी मिलता है और बिगर पिक्चर दिखाई देता है। दोस्तों, शुरुआत में एक आदत को दोहराना आपकी डिजायर्ड आइडेंटिटी की सबूत बनाता है, लेकिन यही बिलीव्स आपको नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ से रोक सकती है। जब आपकी आइडेंटिटी आपके खिलाफ काम करती है तब वो एक तरीके का प्राइड बनाता है जो आपको अपनी कमजोरी को छुपाने पर मजबूर करती है। ये अच्छी आदतें बनाने का सबसे नुकसान में से एक, जब आप किसी एक बिलीव से बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं, जैसे मैं एक महान एथलीट हूँ या मैं एक महान सीईओ हूँ, तो क्या होता है जब वो रोल आपकी जिंदगी से चला जाता है? तब क्या होता है जब वो रोल आपकी जिंदगी से चला जाता है? क्या आप अपने आप को खो देते हैं? फिर कैसे आप अपने आइडेंटिटी को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं? आप जिस आइडेंटिटी को रिपीट करके स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं वही एक दिन आपकी ग्रोथ को ब्लॉक कर सकता है। एक टीचर बोलता है, मैं हमेशा से ऐसे ही पढ़ाता हूँ। एक मैनेजर, मेरा स्टाइल यही है। एक सर्जन, मुझे नए आइडियाज नहीं चाहिए। ये सोच इंसान को स्टक कर देती है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? ऑथर यहाँ पर एक पावरफुल सॉल्यूशन देते हैं, कीप योर आइडेंटिटी स्मॉल, यानी अपने पहचान के किसी भी एक पहलू को अपनी पूरी आइडेंटिटी मत बनाइए। जितना ज्यादा आप किसी एक बिलीफ को खुद को डिफाइन करने देंगे उतना ही कम कैपेबल होंगे आप बदलते हालत को एडॉप्ट करने में। अगर आप अपना सब कुछ ही अपने आइडेंटिटी में बांध के रखे हैं और कभी वो चला जाता है तो फिर आप टूट जाएंगे। आइडेंटिटी के इन नुकसानों को कम करने की राज है खुद को रीडिफाइन करना, इस तरह से कि आप अपने आइडेंटिटी के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बरकरार रखें, भले ही आपके पर्टिकुलर रोल बदल जाए। मैं एक एथलीट हूँ बन जाता है मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मेंटली टफ और फिजिकली चैलेंज को पसंद करता है। मैं एक महान सोल्जर हूँ बन जाता है मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो डिसिप्लिन्ड है, रिलायबल है और टीम में बहुत अच्छा है। मैं एक सीईओ हूँ बन जाता है मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो चीजें बनाता है और क्रिएट करता है। जब सही तरीके से चुनी जाती है तो एक आइडेंटिटी फ्लेक्सिबल हो सकती है, ना कि ब्रिटल। जैसे पानी किसी भी ऑब्स्टिकल के चारों तरफ से निकल जाता है, वैसे ही आपकी आइडेंटिटी बदलते हालात के साथ काम करता है, उसके खिलाफ नहीं। सब कुछ अनंत नहीं है, जिंदगी लगातार बदल रही है। आपको समय समय पर चेक करना पड़ेगा कि आपके पुराने हैबिट्स और बिलीव्स अभी भी क्या आपको सर्व कर रहा है। सेल्फ अवेयरनेस की कमी जहर है, रिफ्लेक्शन और रिव्यू उसका एंटीडोट है। दोस्तों, हमने इस चैप्टर की हर पहलू को खोले हैं, हर राज को जाने हैं। चैप्टर 20 द डाउनसाइड ऑफ क्रिएटिंग गुड हैबिट्स ने हमें सिखाया है कि कैसे मास्टरी एक निरंतर यात्रा है, ना कि अंतिम मंजिल, और कैसे जागरूकता, समीक्षा और लचीली आइडेंटिटी आपके हमेशा सुधारते रहने की चाबी है। अब आपके पास वो ब्लूप्रिंट है जिससे आप सिर्फ आदतें बना ही नहीं सकते बल्कि उन्हें रिफाइंड, एडेप्टेबल, हमेशा बदलते रहने वाले सिस्टम में बदल सकते हैं। आपके पास वो शक्ति है कि आप अपने लिए ऐसा गेम डिजाइन करें जहां ऑड्स आपके फेवर में हो, और आपके पास वो विजडम है कि आप अपने आप को हमेशा रिव्यू करते रहे ताकि आप कभी भी अपने पुरानी आदतों की जाल में ना फंसे। जब दुनिया बदल रही हो तो आपको भी चेक करना पड़ेगा कि क्या आपके हैबिट्स आपको ग्रो करने दे रही है या सिर्फ बिजी बनाए हुए हैं। अगर आप हर साल सिर्फ 1% बेटर होते रहें तो आप सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, आप एक्सपोनेंशियल बन जाएंगे। ये सफर कभी खत्म नहीं होगा। आप और हम हमेशा एक विद्यार्थी है। वी आर ए स्टूडेंट
और एक मास्टर बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ने वाले हैं। अब ये ब्लूप्रिंट आपका है। जाइए अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन कहानी लिखिए। इस चैप्टर के साथ साथ ये किताब खत्म होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट किताब होगा वो होगा स्टॉक मार्केट रिलेटेड। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के लिए हैबिट्स लाइफ में बहुत मैटर करती है, इसीलिए मैं सबसे पहले इस किताब को खोलना जरूरी समझा। ये चैनल डेडिकेटेड है प्राइम इन्वेस्टमेंट नॉलेज को डिकोड करने के लिए। अगर ये किताब अच्छा लगा तो आप लाइक करें, इसे बार बार सुने और अपने दोस्तों को भी सुनाएं। और अगर कुछ कहना है तो कमेंट में हम बातें कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपको फाइनेंशियल जर्नी में मदद कर सकता है तो फिर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्ते।